हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो आज अपनी जर्नी स्टार्ट होने वाली है और आज से और अभी से सर हम आज अपने लेवल को अपने आप से मान के चलते सर हमें 720 में 720 लेके आना है। आज अपना पहला दिन है और आज सब के सब अपने आप से एक वादा करते कि सर आज की क्लास से डे 1 से लेके लास्ट डे तक मैं क्या करने वाला हूं, अपने रूल्स को फॉलो करने वाला हूं। सर कौन से रूल्स? बेटा आपको मैं सिंपल सा बेसिक एक फॉर्मूला बताता हूं, एक सिंपल सा। आज पहली बार मिल रहा हूं आपसे, तो इसलिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूं कि हाँ आपको कैसे सक्सेसफुल डॉक्टर में कन्वर्ट कैसे होना है, अपने नाम के आगे एक सिंपल सा नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगाना है। सर ये डॉक्टर लगाने की जर्नी कैसे स्टार्ट होगी? अगर मेरा नाम सर एक्स है तो डॉक्टर एक्स कैसे लगा सकता हूं मैं? ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं भाई, डॉक्टर एक्स। ठीक है, जो भी नाम है उसके आगे कैसे लगा सकता हूं? कुछ नहीं, नाम के आगे डी लगाना है ना। एक काम करना, बस आज से एक चीज फॉलो कर लेना, आज से एक चीज फॉलो कर लेना, आज से एक चीज फॉलो करना। ये 3D फॉर्मूला, 3D मूवीज देखी होंगी बेटा आपने, 3D मूवीज देखी होंगी, 3D फॉर्मूला फुल करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में ना। 3D फॉर्मूला फिक्स कर लो कि सर आपके साथ साथ आज इस यकीन 2.2 बैच के साथ साथ मैं सर ये 3D फॉर्मूला फिलफिल करूंगा टिल माई सिलेक्शन जिस दिन हो जाए ना बेटा, जिस दिन नीट का एग्जाम दे के आए ना, शाम को आके एकदम आराम से बिंदास होकर बताओ कि सर ऐसा गया एग्जाम, इतना मस्त गया अपना एग्जाम। आज अपने नाम के आगे 4th D लगा सकता हूं मैं, डॉक्टर वाला D लगा सकता हूं। सर ये 3D फॉर्मूला क्या है? 3D फॉर्मूला है क्या बेटा? बहुत बेसिक सी चीज है। फर्स्ट डी से मैं डिसाइड करता हूं सर आपका डिटर्मिनेशन हाई होना चाहिए, या फिर मैं बोल सकता हूं कि आप डेडिकेशन खूब सारा दिखाओ अपने पास। ये डी से डिटर्मिनेशन देखो या फिर डेडिकेशन। डिटर्मिनेशन आपका हाई है तभी आप यहां पे हो, तभी आप ये सुन रहे हो, ये चीजें देख रहे हो। रीजन टाइम पास करने के लिए ऑब्वियस है, आप कोई भी यहां क्यों आएगा यार? शाहरुख खान तो मैं हूं नहीं कि मुझे देखने के लिए कोई आएगा कि हाँ रे सर शाहरुख खान पढ़ा रहा है अपने को। ऑब्वियस है, चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चल रही होंगी तो यहां कौन टाइम वेस्ट करने आता है? मूवीज बहुत सारी पड़ी हैं OTT पे, यूट्यूब पे। तो भाई यहां आए हो इसका मतलब डिटरमाइंड हो कि सर करना तो है, सिलेक्शन तो चाहिए, किसी हाल में चाहिए। तो भैया पहली चीज डिटर्मिनेशन अपनी हमेशा, जितनी डिटर्मिनेशन आज है ना भाई, उतनी ही डिटर्मिनेशन, उतनी ही डेडिकेशन, वो सब कुछ मेंटेन करना है आपको टिल योर सिलेक्शन। सर दूसरा डी क्या है? सेकंड डी क्या है? तो सर सेकंड डी क्या कर रहा होगा? सेकंड डी कौन सा होगा? सर डिटर्मिनेशन हो गया। सर डिटर्मिनेशन से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर डिसिप्लिन। सर ये बीच में जो डी लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कहना बहुत आसान होता है कि सर मैं सर टिल सिलेक्शन पढ़ूंगा, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन सर करने वाले का ही सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सर वो डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है। वो जानता है कि सुबह उठना है, मुझे क्लास करनी है, शाम तक मुझे रिवाइज करना है, क्वेश्चंस करने, सर ने अगर होमवर्क बोला है तो करना है, तो करना है। चाहे दोस्त का बर्थडे है, चाहे अपना बर्थडे है, चाहे घर वालों का बर्थडे है, सर किसी की शादी है, मुझे कैसे बैलेंस करना है वो मुझे पता होना चाहिए। मुझे अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। सर सिलेक्शन तभी होगा जब ये सब चीजें फॉलो होंगी। डिसिप्लिन सर कहने बहुत आसान सा है सर, ये सर आज पहली क्लास है सर, आज तो मैं आज से डिसाइड करके, मेरा पहली क्लास में बोल भी नहीं रहा हूं आपको। ऑब्वियस है पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास तक आपको डिसिप्लिन फॉलो होता है। आपको अपनी डिसिप्लिन चेक करनी हो ना, आप एक काम करना, 11th 12th की कोई भी कॉपी उठा के देखना, सर पहला पेज की राइटिंग देखो और लास्ट पेज की राइटिंग देखना, आपको अपना डिसिप्लिन दिख जाएगा, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। मुझे सर वो सारा का सारा डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जितने सिंसियरली आप पहला लेक्चर देखते हो उतनी ही सिंसियरली सर आप 10वां लेक्चर देखो, उतनी ही सिंसियरली 100वां लेक्चर देखो, तब सर अपने आप को समझना कि यस आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन। सर सिलेक्शन होने के लिए छोटे छोटे बिट्स में जो मेहनत होती है ना, जो डेली छोटे छोटे पार्ट्स में मेहनत होती है, वो इंपॉर्टेंट है। सर ये डिसिप्लिन अपने को फॉलो करना है, सर ये डिसिप्लिन फॉलो करना है। एंड द लास्ट वन सर, लास्ट वन मैं सबके लिए बोलता हूं, ये एक पोर्शन आपका ऐसा है, डिस्कशन कीजिए, टीचर्स के साथ डिस्कशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कीजिए, टीचर्स से बात कीजिए, प्रॉब्लम्स बताइए कि सर ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा, या हो सकता है कभी किसी और चीज की डिस्कशन करनी हो, आप बिंदास होकर कीजिए। ये सब लोग आपके सिलेक्शन के लिए आए हैं। ये सर आज के टाइम पे आपके घर वालों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग हैं, आपके टीचर्स ही हैं जो आपका सिलेक्शन चाहते हैं। अदरवाइज आपके रिलेटिव्स बैठे हुए हैं बेटा, मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं।
आप ड्रॉप कर रहे हो ना, उसके लिए भी मजे लेंगे। अभी ड्रॉप करोगे तब मजे ले रहे होंगे, अच्छा इस बार नहीं हुआ, अच्छा अगली बार, अच्छा कर लो तैयारी कर लो। हाँ वो तो बहुत सारे बच्चे करते, मजे ले रहे होंगे। लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो गया ना, वही सेम रिलेटिव आके पता आपको क्या बोलने वाला है। मैंने बोला था ना तुम्हें, मुझे पता था, इस बच्चे को मैं 8th क्लास से जानता था। सेम रिलेटिव अपना स्टैंड चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि सर आपने कोई चीज अचीव कर ली है सर, लेकिन वो अचीव करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले आपका डिटर्मिनेशन हाई रखना है डेली। दूसरा सर, डिसिप्लिन अपने आप को मेंटेन रखिए। आप अपने आप को देखिए कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए, आप डिस्कस करो, टीचर्स से डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, डिस्कशन करो। रीजन कि सर प्रॉब्लम हो सकती है कि सर मुझे पहले शुरुआत की क्लासेस समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाए शायद मैं साथ साथ में सर के साथ साथ ना जा पाऊं, सर के साथ साथ मैं उस पीक तक ना पहुंच पाऊं। तो भैया मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा, सर से बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, दोस्तों से पूछना पड़ेगा, पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, करना है। ये 3D अगर आपने फॉलो कर लिया बेटा, बहुत सारे लोग 3D मूवीज के दीवाने होते, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर तुम इस 3D के दीवाने हो गए ना भाई साहब, मैं आपका नाम चेंज हो जाएगा अगले साल। सर अगले साल सिलेक्शन के साथ ना, जो भी रमेश महेश सुरेश जो भी नाम होगा ना, सबके सामने, अब लड़कियों को भी बता रहा हूं, हीना नीना करीना जो भी नाम होगा, सबके सामने डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है ना, सबके सामने क्या लग जाएगा? डॉक्टर लग जाएगा। अपने आप में एक प्राउड सेंस होगा सर कि यस सर हमने कर लिया है। और तुम सब लोग, मुझे ठीक है आज पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है और अब क्लासेस में हम लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप आज ना एक जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये लिख के रख लो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 4th D, सर 4th D डॉक्टर वाला D जो है ना सर, आपको अपने आप आपकी झोली में ला के रख दिया जाएगा। सर सिलेक्शन वाला बच्चा ना भीख नहीं मांगता है, वो एग्जाम जाता है, क्रैक करता है, बाहर आता है, बोलता है हो गया सिलेक्शन। वो भीख नहीं मांगता, अरे भाई क्या होगा नहीं, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो अपने आप को डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ लगा पड़ा है। सर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको लगता हो ना कि सर ये चीजें चेक कैसे करो, कॉपी उठा के कभी भी देख लो। सर अलार्म से पहले नींद खुल जाए ना, समझ जाना कि डेडिकेशन हाई है। सर टेस्ट की तैयारी से पहले, टेस्ट की तैयारी करने का प्लान अगर पहले बना के बैठ गए ना, टेस्ट से डर नहीं लग जाए ना, टेस्ट से डर ना लग रहा हो, समझ जाना कि सर अपना काफी अच्छा काम चल रहा है। जब टेस्ट में डर आना शुरू हो जाए, जब टेस्ट से डर लगना शुरू हो जाए, जब मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व ना हो, जब आप डीपीपी के होमवर्क ना करो, समझ जाना भैया स्टेप बाय स्टेप ना अब थोड़ा पीछे आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग मेरे साथ तैयारी शुरू करने वाले, बहुत सारे लोग, और मैं सबका स्वागत भी करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, सबका स्वागत करता हूं और सबको बताता हूं, मैं एज ए टीचर गारंटी देता हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज जितने डिसिप्लिन के साथ आप सुन रहे हैं या जो चीजें अभी वीडियोस देखने के साथ साथ फील कर रहे हैं ना सर, ये सेम चीज आपको डेली उठ के फील करना है। अगर आपका डेली ऐसा रहा ना, तो सर मैं आपको लिख दे रहा हूं, आपके 3 घंटे 20 मिनट 2023 के ना, वो आपके होंगे, जिसके बेताज बादशाह आप होंगे। तो सब लोगों के साथ ये सारी बेसिक चीजें मैं डिस्कस करके अब एक काम करते, ठीक है, बहुत सारा मोटिवेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है ना, तो अब एक काम करते, हम आते हैं अपने चैप्टर्स के ऊपर, हम आते हैं अपनी चीजों के ऊपर। तो मैं आपके सामने लेके आता हूं कि सर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो फ्लो होगा, हम लोग पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा कर लेंगे, इतना बेसिक चैप्टर को इतना बेस्ट कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, मूल कॉन्सेप्ट को कुछ लोग क्या करते हैं, और इसमें बहुत कैलकुलेशन है, मैं डॉक्टर बनने आया हूं, इतना कैलकुलेशन कौन करता है। पहली बात भाई साहब सुनो, ठीक है ना, प्लीज बहन भी सुनो, तुम भी, ऐसा नहीं कोई कि अरे सर आप भाई साहब करते हैं तो बहन बुरा मान जाए, नहीं, दोनों को बोल रहा हूं। तुम ना आइसक्रीम की दुकान पे नहीं आए हो कि सर मैं ये वाला फ्लेवर नहीं खाऊंगा, मुझे दूसरा फ्लेवर दो। सर ये नीट एग्जाम है, 18 लाख बच्चे ना आपके कहने से ना कहने से सिलेक्शन नहीं करते। कभी देखा है क्या नीट वाला बोलता है नहीं बेटा, ये बिहार वाला बच्चा इसको ये पेपर देता हूं, ये अपने पास आसाम वाला बच्चा इसको ये पेपर देता हूं, ये अपने दिल्ली वाला बच्चा इसको पेपर अलग देता हूं? नहीं देता ना। वो अगर पार्शियलिटी नहीं करता है भाई साहब, वो सबको एक ही चीज देगा। तो सिमिलरली आपको सबको, जो लोग भी जहां भी पढ़ रहे हो ना, आप सबको एक ही साथ तैयारी करनी है, एक ही पेपर की तैयारी करनी है। तो ये चॉइस मत दिखाओ कि अरे मैं न्यूमेरिकल नहीं करता हूं, मुझे पसंद नहीं आता। भाई तेरी पसंद नापसंद की बात ही नहीं चल रही। पिज्जा की दुकान पे नहीं आए हो आप नीट का एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो। तो सर यहां पे ना पसंद नापसंद की चीज नहीं होगी, आपको करना है तो करना है, डिसाइडेड है।
सर डॉक्टर बनने के लिए ऑब्वियस है बॉडी को काटना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा, ऐसा ना मैंने नहीं डॉक्टर बनूंगा लेकिन ये नहीं काट रहा मैं सर, ये सर लाश को कौन काटता है? भाई नहीं बन पाओगे। सर मुझे उल्टी होती है, भाई नहीं बन पाओगे फिर ना। आप सोचो ना, मेहनत करनी है तो करनी है, कैलकुलेशन करना है तो करना है, तुम नहीं करोगे पड़ोसी करके चला जाएगा यार, वो सिलेक्शन लेके चला गया, बस हो गया। सर यहां तो लात मारने वाली कंपटीशन है ना, ये सीबीएसई का या किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां पे दोस्त भी 93 लेके आ रहा है, आप भी 93 लेके आ रहे हो। यहां दोनों के मार्क्स सेम आ गए ना तो भी कंपटीशन है, हो सकता है उसका रैंक ज्यादा हो जाए, हो सकता है उसका रैंक कम हो जाए। तो सर सबसे, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैप्टर शुरू हो रहा है, कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं, इसलिए कुछ बातें आपको बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों के आते हैं कि सर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में जानता हूं, कुछ लोग होते हैं कि सर मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा मजा नहीं आता सर, मैं मैथ्स इसीलिए छोड़ दिया था। भाई कैसी बात कर रहे हो, आप यकीन बैच में हो, ठीक है ना, आपको भी पता है फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करनी है, फिजिक्स में तो पूरा मैथ्स ही करना है, यूज करना है, तो आप ये तो मत ही करो, ट्राई करो, कैलकुलेशन करनी है तो करनी है सर, करेंगे, देखते हैं क्या होता है, अरे ट्राई तो करेंगे ना यार। यही सेम कॉन्सेप्ट को रखना है दिमाग में, ये फिट कर लो कि सर अब जो होगा सिलेक्शन के बाद हम सोचेंगे कि भैया क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, अभी जो करना है आप पे पूरा ट्रस्ट है, हमें तुम पे ट्रस्ट है, हम दोनों एक दूसरे पे यकीन कर रहे हैं और हम ये सिलेक्शन लेके जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी है, मैं इस बात की गारंटी देने को तैयार हूं। तुम अपने आप से सोच लो, मैंने 3D फॉर्मूलाज बोले हैं, दूसरा बोला है कि कोई नखरे नहीं दिखाएगा, कोई भी अपने आप को ये नहीं बोलेगा सर 40 न्यूमेरिकल दे दिए मैं कैसे करूंगा। भाई ये क्या होता है, डॉक्टर बनना है, 17 लाख 18 लाख लोगों में आपको 50,000 में आना है, 10,000 में आना है, और आप बोल रहे हो कि सर मतलब सर 40 क्वेश्चन एक दिन में नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपको उससे पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब क्वेश्चंस करते हो ना तो कॉन्फिडेंस आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में लोग न्यूमेरिकल्स करते ही नहीं है, ट्राई करते हैं सर कर रहे हैं, हाँ हाँ लग रहा है, देख लेंगे। भाई ऐसे तो हर एक आदमी बाइक चलाना सीख जाएगा, बाइक में 3 ही चीज तो होती है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, लेकिन चलाने जब जाते हो तुम्हें पता चल जाता है। स्कूटी चलाने के लिए कुछ करना नहीं होता, हाथ में एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है, बस यही 2 चीजें होती हैं, लेकिन जब चलाने जाते हो ना तो पता चलता है। पहले दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि अच्छा हाँ यार अपने हाथ में ही सारा कंट्रोल है। वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में होगा, आपके हाथ में ही सारा कंट्रोल है, बस आपको चाहिए क्या, प्रैक्टिस। जो मेरा अपना बोलना होता है कि हाँ बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट होता है कि हाँ भाई तुम थोड़ी सी और प्रैक्टिस बढ़ाओ, इन स्पाइट ऑफ तुम जजमेंट कोई पास करो कि हाँ सर मुझे न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं, भाई नहीं, ये आदत ही डाल देना, एक काम करना, आज लिख के रख लेना अपने पास, कुछ स्टेटमेंट्स आपको रिपीट नहीं करने हैं जिंदगी में। एक, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ये जिंदगी में क्वेश्चन मत पूछना, अगर आज की क्लास देख रहे हो तो मैं लिख के दे रहा हूं, अगले 1 साल तक ना जिंदगी में ये क्वेश्चन मत पूछना कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। रीजन, क्योंकि सर ये नेगेटिव सेंटेंस है, अपने आप से पूछना कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, सोच रहे हो तुम, इसका मतलब खुद पे डाउट कर रहे हो। तुम ये पूछो कि सर मैं जितनी पढ़ाई कर रहा हूं उससे मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, कि सर और ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा करना पड़ेगा, ये सोचो, ये मत सोचो क्या नहीं। अरे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो खुद पे, सेल्फ डाउट वाला आदमी कभी नहीं पढ़ पाएगा आगे, खुद पे डाउट नहीं करना है, ठीक है ना, खुद पे डाउट नहीं करना है। मैं आप सबको, माना कि तुम अभी जख्मी हुए हो, माना कि तुम इस रेस में हारे हो, मुझे इससे दिक्कत नहीं, मैं एज ए टीचर तुम्हें कमिट करता हूं, किसी को ना 11th 12th कुछ नहीं पूछने वाला हूं कि आपने 11th में क्या पढ़ा है, 12th में क्या पढ़ा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारा 11th कैसा गया, तुम्हारा 12th कैसा गया, ना ही पीडब्ल्यू किसी टीचर को फर्क पड़ता है। इस बैच में ऐसा पढ़ाएंगे कि आप ना 9th क्लास का बच्चे की तरफ फील करोगे कि यार 9th से जैसे कहानी स्टार्ट होती है, सर ने वैसा स्टार्ट किया है, और आज मैं आराम से, यकीन से आराम से बोल सकता हूं मेरा सिलेक्शन होने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर नीट एग्जाम, ये एटीट्यूड होना चाहिए कि सर सिलेक्शन तो होने वाला है, बस नीट का एग्जाम का वेट हो रहा है, ये एटीट्यूड अपने अंदर आना चाहिए। सर टेस्ट दे दो, दे देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट का पेपर बना के दिखाओ, हम आपके हर एक पेपर को डिकोड कर देंगे, हर एक पेपर को क्रैक करके जाएंगे। सर ये छोटी छोटी चीजें ना, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, अपने दिमाग में ये रख लो, जितना कुछ आज बोल रहा हूं डेली नहीं बोलूंगा आपसे, ऑब्वियस है, डेली मैं अपनी क्लास पे फोकस कर रहा हूँ, आप भी, आपसे भी चाहूंगा कि आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आज पहला दिन है और हम सब लोग एक नई जर्नी जब स्टार्ट करते हैं ना, तो घर में होता है गुड़ शक्कर खा के जाओ, कुछ दही चीनी खा के जाओ, वैसे ही ये कुछ दही चीनी है बेटा मेरी तरफ से आपके लिए, आप उसको एंजॉय करो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, जो 11th 12th में गलतियां हुई हैं उससे सीखो कि अरे यार ये छूट गया था, अच्छा ऐसे सोचना था, आप उस चीज को एंजॉय करो और उसके लाइफ को जियो, इसको हार मत मानना, ये हार नहीं है तुम्हारी, बस एक स्टेप नीचे आए हैं। मैं ड्रॉपर बैच को ड्रॉपर कभी बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूं यार तू ड्रॉपर, तू ये 1 साल ड्रॉप कर रहा है, क्यों, क्योंकि
तेरा जो फैसला है ना क्या अचीव करने का, एक बहुत बड़ी चीज अचीव करने का। तेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जो पीएससी में नाम लिखवा चुके होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे जो इधर उधर चले गए होंगे। नहीं करना है, हमने एक डिसाइड किया है कि हम सर मिलकर ये काम करेंगे तो करेंगे। डाउट नहीं करना है खुद के ऊपर, भरोसा रख, यकीन रखो खुद पे कि हाँ कर लेंगे तो कर लेंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन हाँ ट्राई ये करना है, कुछ बेसिक 3D फॉर्मूला फुल यूज करना है, खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना है, चाहे कोई भी दोस्त बोले कोई भी बोले नहीं डाउट करना है, भरोसा रखो, टेस्ट के स्कोर्स को ट्राई करो, एनालाइज करो पेपर्स में मिस्टेक क्या हो रही है, क्लास में क्या मिस्टेक्स हो रही है। जब पढ़ने बैठो एक इन्वायरमेंट बना के बैठो, ऐसे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया जा रहा है, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया जा रहा है, नहीं बेटा तब नहीं होगा सिलेक्शन, तब उतना ही दूर चलता जाएगा। पढ़ने बैठे हैं तो सर मोबाइल अपना साइलेंट मोड पे, कोई और नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ ऐप देख रहे, सिर्फ और सिर्फ चीजों को फोकस्ड होकर कि यही देखना है मुझे, बस इतना ही पढ़ना है मुझे, अभी कहीं और दिमाग में नहीं जाना है, पड़ोस में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, घर में क्या चल रहा है नहीं फर्क पड़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए सामने वाली स्क्रीन पे कि सर मुझे ये करना है पक्का। चलो अब आज के लिए काफी सारा हो चुका है, धीरे धीरे बातें करेंगे और धीरे धीरे इस जर्नी को और एंजॉय करेंगे। तो अब चलते हैं, कहानी शुरू करता हूं मैं आपके सामने। आज अपना चैप्टर है मूल कॉन्सेप्ट, या मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूंगा तो एनसीईआरटी के हिसाब से इस चैप्टर का नाम हो जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब सर ये बात बताओ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी वाला क्यों बोलता है इसको, एनसीईआरटी ये सब नाम क्यों दिया जाता है, या एनटीए वाला इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहता है, पहला क्वेश्चन। और ये मैं इसी को क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, तो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन क्यों स्टार्ट करता हूं, ये एनसीईआरटी पहली लाइन यहीं से स्टार्ट क्यों करता है, एनटीए वाले क्यों इसको स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये किसी भी चैप्टर में कहीं भी किसी भी तरीके से आ सकते हैं, आपसे पूछ के नहीं आएगा। मोल ऐसी चीज है ना कि भैया मोल किसी को पूछता नहीं है कि मैं आऊं कि ना आऊं, वो सीधा सीधा हर एक जगह, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल के तो हर एक चैप्टर में ही मिलेगा, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। ये इस तरह की चीजें होंगी, ये इस तरह का चैप्टर है, आपकी लाइफ में हर एक जगह यूज हो रहा होगा, होता है स्टार्ट भी बहुत बेसिक तरीके से। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग, क्योंकि ऑब्वियस हम बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए मैं इसको दूसरे नाम से लिखना चाहता हूं, तो मैं मूल कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूं। लेकिन आप एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी भाई अपना रिगरसली थोड़ा सा ध्यान से देखना है, चीजों को पढ़ना है। अब सर ये चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर कैसा है, मिनिमम एक क्वेश्चन रहना है, मैक्सिमम अपने पास 2 से 3, और उसका एप्लीकेशन देखोगे तो सारी जगह है, ठीक है। ये नीट में अपने पास विद इन सेकेंड इस चैप्टर के एंड तक जाते जाते कैसे करना है वो देखते हैं, और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग से चीजों से शुरू होता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट कहां से होती है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग। एक तो पहला लालच ये है कि नीट वाला, कि भैया नीट में अपना स्कोर आना है, ठीक है, एक तो नीट का। दूसरा लालच कि यार खुद को भी तो पता चले कि सर पैरासीटामोल का यूज क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के बाद केमिस्ट्री तो यूज करनी है भाई, केमिकल्स ही तो यूज करने, और क्या ही यूज करना है। तो भाई ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी, ऑब्वियस केमिस्ट्री से आएंगी। फिजिक्स आपका साथ छोड़ देगी, आप जब डॉक्टर बनने जाओगे थोड़ा बहुत यूज होगा, लेकिन केमिस्ट्री आपकी लाइफ टाइम रहेगी लास्ट तक। होता ना डॉक्टर बनने के बाद एमबीबीएस एमडी सब करने के बाद भी आप केमिकल्स पे ही रहोगे, केमिकल्स के बारे में जानोगे कि हाँ यार ये चीजें ऐसी चीजें। तो सर ये चैप्टर ऐसा क्या है, ये देखो मेरे पास चैप्टर आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये चैप्टर मुझे मिल गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कहां से स्टार्ट होगा, तो बहुत ही बेसिक सी चीज से स्टार्ट करता हूं बेटा आपके लिए। आपको 9th 11th क्लास 12th क्लास तो भूल जाओ, आप 9th क्लास से स्टार्ट करते हो। आज इसी क्लास में 9th से स्टार्ट करता हूं और 12th तक लेके जाऊंगा, आपको इस बात की गारंटी है। बस सामने वाले को फील करो कि सर सबसे बेसिक चीज मैटर क्या होता है। कोई पूछे कि व्हाट इज मैटर, तो मैटर क्या होता है, जिसके पास एनीथिंग विच हैज, किसी के पास एनीथिंग विच हैज क्या हो जाए सर, किसके पास क्या हो जाए सर, मास हो, विच हैज मास एंड वॉल्यूम। जिसके पास मास और वॉल्यूम हो, या फिर वॉल्यूम के बदले में शेप लिख दूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैं मैटर हूं, तुम एक मैटर हो, सब कुछ एक मैटर है, ये पेन मैटर है। जिसके पास भी अपना मास है और वॉल्यूम है वो क्या है, एक मैटर है। अब सर मैटर से क्यों पढ़ रहे भाई, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, तो इसी को उठा लिया हम लोगों ने। अब मैटर से क्यों पढ़ रहे, तो इसका मास होगा, वॉल्यूम होगा। मैटर से केमिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को। सर मैटर किसको बोलते हैं, जो जिसके पास मास और वॉल्यूम हो। अच्छा सर मैटर को अगर मैं तोड़ना चाहूं, अगर मैं इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन करके देखना चाहूं, फिजिकल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन करके देखूं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का करने जाओगे तो सर अपने को 3 टाइप के मिलेंगे। कौन कौन से? सर बचपन से पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड और क्या पढ़ा है? गैस। सॉलिड, लिक्विड और क्या पढ़ा है? गैस। देख बेटा 9th से चल रही है चीजें, 9th क्लास को लेके आया हूं मैं अभी तेरे पास। 9th क्लास से लेके 12th तक की जर्नी स्टार्ट हो रही है भाई साहब, और डॉक्टर बनना तुम्ही को है। बस देख लो, इतना बेसिक आज चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, आप साथ साथ इंजॉय करना। बहुत बेसिक पे चल रहा हूं। मैटर क्या होता है? जिसका सब कुछ मतलब कोई भी चीज मास हो, वॉल्यूम हो, वो उसको क्या बोलेंगे? मैटर। उसकी क्लासिफिकेशन फिजिकली देख के कैसे क्लासिफिकेशन कर सकता हूं? 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सर सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? हाईएस्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? हाईएस्ट होता है। 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं, एकदम एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा दूर हो जाता है। और सर गैस में क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा होता है। तो सर ऑब्वियस है ना, गैस वाला बॉन्ड क्या होता है? वीक हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका ज्यादा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अगर मैं ऑर्डर पूछूं, बेटा आप देखो अपने पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर पूछूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर पूछूं, सबसे ज्यादा कौन होगा? सॉलिड होगा। फिर किसका होगा? लिक्विड होगा। और फिर कौन सा हुआ अपने पास? गैस हो जाएगा। किसने बोला सर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बताओ? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम किसका होगा? सॉलिड का। सॉलिड क्या होता है? एकदम पास पास खड़ा, एक दूसरे के एकदम पास पास खड़ा हुआ है। सॉलिड क्या है? एकदम पास पास। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, खींच के रखता है अपने मॉलिक्यूल्स को। जब खींच के रखेगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? कम। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा। गैस में क्या होता है? कोई फर्क। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, समझ जाओ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? गैस। इसीलिए उसको कोई भी अपने पास दबा रहा होता है। गैस आराम से कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड सॉलिड को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिक्विड को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को तो कर ही नहीं पाओगे जल्दी। तो सर क्या है? सर ये सारी चीजें फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैं आपसे पूछूं कि सर इसमें और क्या कर सकता हूं? मेरे से कोई बोल दे कि सर सॉलिड, लिक्विड, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ऑर्डर बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ऑर्डर बताइए। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का। फिर क्या होगा? लिक्विड का। फिर क्या होगा? सर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर जस्ट अपोजिट था। पक्का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें था? सॉलिड में। पक्का। अब 2 चीजें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, आप अपने मॉलिक्यूल्स को खींच के रखते हो। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में एक वर्ड होता है दैट इज नोन एज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। थर्मल एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? थर्मल एनर्जी का ऑर्डर। अब सर कोई बोलेगा सर व्हाट इज थर्मल एनर्जी? सॉलिड, लिक्विड, गैस में तो हमने ये पढ़ा है कि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, लेकिन थर्मल एनर्जी क्या होता है? तो सर इसको मैं अभी बता देता हूं शॉर्ट में। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ constituent particles, motion of constituent particles। constituent particles का काइनेटिक एनर्जी नहीं है, constituent particles in a system या in a matter। एक मैटर के अंदर कोई भी अपने आप में, जैसे सॉलिड है उसका पार्टिकल मूव नहीं करता, वो फिक्स रहता है। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। गैस में क्या होता है? भाग रहा होता है, इधर चला मैं उधर चला कर रहा होता है अपने पास। ठीक है। तो गैस में क्या होता है? थर्मल एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा। इन थर्मल एनर्जी का ऑर्डर पूछोगे तो गैस में क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। फिर किसका होगा? लिक्विड का। और फिर किसका होगा? सॉलिड का। थर्मल एनर्जी सॉलिड में होती तक नहीं है ज्यादा। तो सर देख लो, थर्मल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर मैं तुमसे पूछूं, अब 9th क्लास के बच्चे से ही पूछूंगा, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड की। फिर किसकी होगी? लिक्विड की। फिर किसकी होगी? गैस की। पक्का। देख ले भाई, सब कुछ बहुत बेसिक से चल रहा है। नई चीज कोई मिले तो उसको ज्यादा फोकस करना है। सर इट इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? अरे सर काइनेटिक एनर्जी और इसमें डिफरेंस है। एक बात बता, मैं दौड़ूंगा तो मेरे अंदर क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। मैं दौड़ूंगा, मेरा मास इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर करके क्या निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं खड़ा हूं, ऐसे बैठा हूं, ऐसे खड़ा हूं, मेरे अंदर क्या हो रहा होगा? मेरा हार्ट पंप कर रहा है, मेरे ब्लड वेसल्स ऊपर नीचे कर रहे, मेरे बॉडी के अंदर और भी सारी चीजें हो रही है। मैं मूव तो नहीं कर रहा ना। मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना है? अभी 0। लेकिन मेरा थर्मल एनर्जी 0 नहीं होगा। ऑब्वियस है, मेरे बॉडी के अंदर अपने आप क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो सर थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैटर के अंदर कौन कितना मूव करता है?
थर्मल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? गैस की। सर गैस में देखोगे सब कुछ मूव कर, गैस का सिलेंडर ले लो, उसके अंदर भी मूवमेंट हो रही होगी, ट्राई कर रहा होगा, दीवार से जाके टकराएगा, प्रेशर लगाएगा, दीवार से जाके टकराएगा, प्रेशर लगा रहा होगा। तो थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मत कर देना। थर्मल एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मेरे अंदर ब्लड वेसल्स काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरी हैंड मूवमेंट हो रही है, मैं मूव नहीं कर रहा हूं, दौड़ नहीं रहा हूं, मैं, मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट थर्मल एनर्जी होगी पक्का। तो थर्मल एनर्जी का ऑर्डर, डेंसिटी का ऑर्डर, कंप्रेसिबिलिटी, सर किसको कंप्रेस कर सकते हो? गैस को कंप्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे गैस को क्या करोगे? कंप्रेस कर लोगे। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, एक लिमिट आती है। बाकी जैसे जैसे आगे चलेंगे चीजें अपने आप ही आएंगे कि सॉलिड भी दो टाइप का, गैस में भी दो टाइप, आइडियल गैस, रियल गैस, लिक्विड्स आपको फिजिक्स में अच्छे से मिलेगा पढ़ने को। लेकिन अभी जो मैंने स्टार्ट किया कि सर मैं क्या बता रहा था आपको, मैटर। मैटर क्या होता है? जिसके पास भी मास हो, वॉल्यूम हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर। उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। मेरे पास 3 क्लासिफिकेशन आई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेरे लिए काम की चीज ये थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ऑर्डर, सर थर्मल एनर्जी का ऑर्डर, डेंसिटी का ऑर्डर, कंप्रेसिबिलिटी, ये सारा कुछ हम पढ़ रहे होंगे पक्का। ये हमने देख लिया। मेरे लिए आज एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, रीजन कि सर थर्मल एनर्जी ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आएगा, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, ये सर अपने को याद रखना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका ज्यादा होता है? सॉलिड का। थर्मल एनर्जी किसका ज्यादा होता है? गैस का पक्का। अच्छा सर ये तो हो गया उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब मेरे से कोई बोलेगा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद केमिकल क्लासिफिकेशन करके बता दो मैटर का। सर ये तो बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं। अरे भैया इसीलिए चल रहा हूं ताकि अभी आपको ना पता चल जाए। सर जिंदगी में एक चीज याद रखो, स्टेप, सीढ़ियां चढ़ने का एक तरीका होता है। कोई डायरेक्ट 4 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेगा, गिर जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यहां से चल रहे, अभी 2 क्लास के बाद आप ही बोलोगे अरे सर अब आ गए, इसलिए बेसिक्स की जरूरत पड़ रही है। मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन करने जाओगे तो करना क्या होता है आपको? सर मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन आप 2 पार्ट में करते हो। मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन आप 2 पार्ट में करते हो। कौन कौन से? तो एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या होता है? दूसरे को हम बोलते हैं मिक्सचर। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या हो जाता है? मिक्सचर। फिर मिक्सचर को भी तोड़ोगे तो इसके 2 पार्ट्स टूट जाते हैं। एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और एक को बोल देते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को तोड़ोगे तो इसके भी 2 पार्ट आएंगे, एक आएगा एलिमेंट्स, एक आएगा एलिमेंट्स और दूसरा आएगा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और दूसरा आएगा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को तोड़ोगे तो सर इसमें मिलेगा मेटल, सर इसके अंदर क्या मिलेगा? नॉन मेटल, और इसके अंदर क्या मिलेगा? मेटलॉइड्स मिल जाएगा, मेटलॉइड्स मिल जाएगा। सर कंपाउंड्स को तोड़ोगे तो 2 टाइप के मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक मिल जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर ये पूरा केमिकल क्लासिफिकेशन है, सब पूरा केमिकल क्लासिफिकेशन है। किसी मैटर को आप जब तोड़ देते हो तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर वो मिक्सचर होगा। मिक्सचर तो 2 टाइप का मिक्सचर, सर मिक्सचर आपको हमेशा याद रखना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 टाइप के हो सकते हैं। केमिस्ट्री में होमो वर्ड आ गया, समझ जाओ यूनिफॉर्म है सब चीजें, कुछ चीजें यूनिफॉर्म है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब सर आप सबने चाय बनाई होगी, चाय बनाते टाइम देखोगे तो वहां पे भी आपको, या सब कभी घर पे शरबत बनाने की कोशिश करी हो, चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाया हो, क्या होता है अपने पास? अगर चीनी सही से नहीं डिसॉल्व करोगे तो ऊपर क्या होता है? थोड़ा फीका लगता है, नीचे आते तो क्या लगता है? मीठा लगना शुरू हो जाता है। फिर हम अफसोस कर रहे होते हैं अरे यार नीचे तो शक्कर बच गई, चीनी तो बच गया, ठीक है। तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। वो सॉल्यूशन कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आपने सही से मिक्स नहीं किया, ऊपर मिठास ज्यादा है या नीचे मिठास ज्यादा है, किसी एक साइड ज्यादा या कम हो रहा है। होमोजीनियस क्या है? आप सेम शरबत को मार्केट से खरीद के लाओ, पेप्सी को खरीद के लाओ, उसमें स्वीटनेस क्या होगी? ऊपर से लेके नीचे तक, बॉटल के ऊपर से लेके नीचे तक आपको सेम स्वीटनेस मिलने वाली है। वो मिक्सचर कैसा होगा? होमोजीनियस। घर पे जो शक्कर से ऐसे बना रहे हो स्टीयर करके, वो कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस। पक्का होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आई होप सबको आता है। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, आप सबको पता है। जैसे जैसे इनऑर्गेनिक में आएंगे आपको पता भी चलता जाएगा कौन सा कंपाउंड कैसा होता है। सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, आई होप यकीनियन से पूछने की जरूरत नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैं आपको क्या बता चुका हूं, मैं बोल रहा हूं मैंने आपको क्या बता दिया। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं मैटर की क्लासिफिकेशन। मैटर क्या था? जिसके पास भी स्पेस एंड वॉल्यूम है, वॉल्यूम एंड मास है, सॉरी। दूसरा, सर मैटर को तोड़ सकते हैं, फिजिकली तोड़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
केमिकली तोड़ेंगे तो प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स में दो पार्ट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अपने पास देखोगे प्योर सब्सटेंस को तोड़ेंगे तो दो पार्ट्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। पक्का यहां तक हो जाएगा। तो सर ये तो मतलब उतना फील नहीं आ रहा, 11th 12th वाला आते हैं उस फील पे। अब क्या करने वाला हूं, मैं आपके साथ एक गेम खेलने वाला हूं। गेम क्या है कि सर ये एलिमेंट कंपाउंड सब कर रहे हो, ये एटम, तो केमिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दुनिया की हर एक चीज में हमको एटम मिल जाएगा, मॉलिक्यूल मिल जाएगा। पक्का सर मैटर को अगर मैं सही से देखूं ना, तो अपने पास देखना एक बार ध्यान से, एटम से, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है भाई साहब? आप मुझे एक बेसिक सा डिफरेंस बताना शुरू कर दो, मैं समझ जाऊंगा। एटम हो या मॉलिक्यूल हो, एटम का मतलब क्या होता है कि सर आपके पास इंडिविजुअली अगर ऑक्सीजन ऐसे लिखा है, इसके नीचे क्या है? 1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन को। वो 0 मत मान लेना भाई, ऑक्सीजन। अब इतना मान सकता हूं मैं कि इतना अपने को आता है, ठीक है? ऐसा नहीं सर ये तो 0 लिखा है, अब क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, तो ऑक्सीजन क्या है? O। और सर अकेला है, कोई नहीं लिखा 1 2, लेकिन इसी ऑक्सीजन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, O2 लिख दूं, तो सर ये क्या होने वाला है? मॉलिक्यूल। ये क्या है? एटम। ये क्या है? मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं सर? मोर देन 1 एटम को क्या बोल देंगे? मोर देन 1 एटम को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मॉलिक्यूल। एक से ज्यादा एटम हुआ, उससे ज्यादा क्या बोलने वाले हैं? मॉलिक्यूल। अगर मैं अकेला यहां हूं तो मैं एटम हूं। जैसे ही मैंने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, जैसे ही मैंने किसी के साथ दोस्ती कर ली, मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा? मॉलिक्यूल। चाहे एक के साथ करूं, चाहे 10 के साथ करूं, मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा? मॉलिक्यूल में। एटम और मॉलिक्यूल का बेसिक डिफरेंस देख बेटा। आज बहुत बेसिक पे बात कर रहा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास तक ये सारे बेसिक्स आप करके आओगे। आज मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कमेंट कि हां सर ये बेसिक्स मुझे सारे क्लियर हैं। आज होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क भी अपने को डीपीपी से करके आना है। मॉड्यूल दूंगा कल क्लास से, अगली क्लास से, वो भी आपको करके आना है। सर एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? अकेला बंदा लिखा है, हाइड्रोजन अकेला लिखा है, ये क्या है? एटम है। हाइड्रोजन H2 लिखा है, क्या है? मॉलिक्यूल है। सर H2O लिखा है, H2O मतलब क्या है? ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। क्यों? अरे सर इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम दिख रहा है क्या? सर एक से ज्यादा एटम्स हैं क्या? एक से ज्यादा एटम्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। सर एक से ज्यादा एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस याद रखो। मैंने बोला कार्बन लिखा है और सर यहां CO2 लिख दूं, सर इसमें और इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? सर अपने पास CO2 का मॉलिक्यूल। ये कार्बन का एटम है, वहां क्या है? एक कार्बन का एटम है प्लस 2 ऑक्सीजन का एटम है। तो एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस पता है। उसके बाद किसने बोला कि सर एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस तो पता चल गया। अब 2 चीजें आती हैं। 2 चीजें कौन कौन सी आती है तो थोड़ा ध्यान से देखना। मुझे सब लोग तुम्हारा सिलेक्शन बता रहा हूं कितना बेसिक्स पे टिका हुआ है, कितने बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। अगर मैं कहीं लिखता हूं, खुद से सोचना, ये हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गया। अगर मैं ऐसा लिखता हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के पास बताओगे, अगर मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं और मैं ये बात लिखूं, बेटा आप खुद से बता देना मुझे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में अगर लिखता हूं कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 का अगर लिया जाता है, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का लिया जाता है, उसके पास कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे? बेटा देख के बताना। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम? 2। सर नीचे लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितने एटम्स होंगे? सर 1 एटम होगा सल्फर का। और सर 4 एटम किसके दिख रहे हैं? ऑक्सीजन के। बेटा अगर तू ये सोच पा रहा है इस फॉर्मूले को देख के ना, मैं लिख के देता हूं, इतना बेसिक अगर तू सोच पा रहा है ना, तेरा सिलेक्शन होने के लिए बस तुझे प्रैक्टिस करनी है। सर ये सोच पा रहे हो फॉर्मूला देख के कि सर H2 का कितना है? 2, सल्फर का कितना है? 1, ऑक्सीजन का कितना है? 4। पक्का सर सिलेक्शन आपका यही से होना है। ये अगर बेसिक समझ में आ गया कि सर ये एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या है? एटम। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स आप सोच लो। सर इतना बेसिक थोड़ा आता है, आएगा मोल कॉन्सेप्ट में यही सब आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बस यहां एक मॉलिक्यूल का दिया है, वहां 10 मॉलिक्यूल पूछेगा तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके बताना बेटा। आज एक सिंपल सा कैलकुलेशन करो। एक पेन का प्राइस 5 रुपए, इस पेन का प्राइस मान लो 5 रुपए। 10 पेन का प्राइस बता सकते हो कितना आएगा? 50। पक्का कैसे किया? कितना डिफिकल्ट कैलकुलेशन है ना, कितना डिफिकल्ट है ना। एक पेन का प्राइस 5 रुपए सर, 10 पेन का पूछ रहे हो आप, कैसे निकाला? 10 × 5, यही किया ना शायद।
सेम एग्जैक्टली यही सेम चीज करनी है। जितना तुम्हें ये लग रहा हो ना सर क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतना इजी सा है, एग्जैक्टली इतना ही इजी ये होगा। एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 एटम है, एक एटम सल्फर का है, 4 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। अगर यहां एक के बदले 10 दूंगा तो सर कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल के बदले अगर आप 10 लिखोगे, अगर यहां 10 मॉलिक्यूल लोगे तो यहां कितना हो जाएगा? 20, यहां कितना हो जाएगा? 10, यहां पे कितना हो जाएगा? 40। क्यों? क्योंकि सर एक मॉलिक्यूल में अगर 2 हैं तो 10 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 20। पक्का? अगर ये समझ पा रहे हो ना तो अपना सारा कॉन्सेप्ट इतना ही बेसिक्स पे अड़ा हुआ है। आपको इस बात की फुल गारंटी दे रहा हूं मैं, फुल गारंटी दे रहा हूं, सारा बेसिक्स ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशंस पे टिका हुआ है। हाँ थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि अब आज पहली क्लास है तो ऑब्वियस मैं आपसे ये चीज बात कर रहा हूं। 10 क्लास के बाद मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये सब आता होगा। यहां पे थोड़ा दर्द आता है अपने अंदर, लेकिन ट्राई करेंगे। हम सब आज क्या बोला हमने, हम सब आज सोच के बैठे ना 3D फॉर्मूला फॉलो करना है, तो मेरे साथ 3D फॉर्मूला फॉलो करना है। ठीक है, आपको क्या करना है ये देख लो, लिख सकता हूं? अच्छा सर ये तो लिख लूंगा मैं, लेकिन एक बात बताओ सर, एक वर्ड सुना है मैंने, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल अगर पूछ दिया जाए क्या होता है एटॉमिसिटी, तो सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो। एटॉमिसिटी इज नथिंग, टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल काउंट कर लो। इसी को क्या बोल देंगे? एटॉमिसिटी बोल देंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, क्या बोल देंगे उसको? एटॉमिसिटी बोल देंगे। पक्का? अच्छा एटॉमिसिटी ये हो गई। तो सर एटॉमिसिटी में एक बात बताना भाई साहब, मुझे एक बात बताना, अगर मैं लिखता हूं CO2, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? कितने कितने एटम्स हैं सर इसमें? कितने एटम्स हैं कार्बन के? कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1। सर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। टोटल एटम्स कितने हो गए? 3। किसने बोला? सर अभी आपने H2SO4 लिखा था, H2SO4 के अंदर कितने एटम्स होंगे? काउंट कर ले क्या? 2, 1 + 4 कितने हो गए? 7। किसने बोला? एसेट लिखा हुआ है, कितने हो जाएंगे? एसेट होगा तो कितने एटॉमिसिटी हो जाएगी? 8। सेट होंगे तो कितने हो जाएंगे? एटॉमिसिटी 8। सर P4 दिया है तो ये कितना हो जाएगा? एटॉमिसिटी 4। एटॉमिसिटी इज नथिंग, नंबर ऑफ एटम्स। वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं एटम्स, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहीं पे एक चीज और आती है सर, एक चीज और आती है एटॉमिसिटी के जस्ट बाद, मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोएटॉमिक, एक को बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक को बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक को बोलते हैं हम लोग हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक को बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एक को बोलते हैं हम लोग हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है? सर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, एक से ज्यादा एटम्स होंगे, लेकिन अगर सेम टाइप के एटम्स हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? होमोएटॉमिक। और अलग अलग टाइप के एटम्स हो गए तो क्या हो जाएगा? हेट्रोएटॉमिक। अगर सिमिलर टाइप के, सेम टाइप के एटम्स हो गए, सेम टाइप के एटम्स हो गए तो सर उसको क्या बोलेंगे? होमोएटॉमिक। जैसे सल्फर है, एसेट है, P4 है, ये सब क्या है? होमोएटॉमिक है। हेट्रोएटॉमिक मतलब सर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ले लेंगे। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सर ये क्या है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पड़ा, एटम अकेला बंदा, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा बंदा। अब एक से ज्यादा किस टाइप का? पढ़ने वाला दोस्त है तो होमोएटॉमिक, पढ़ने ना पढ़ने वाला दोस्त है तो क्या हो गया? हेट्रोएटॉमिक। पक्का? सर आप देख लो ना, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड तो बना रहे हो, अपने साथ वाले के साथ बना रहे हो, अपनी कैटेगरी वाले के साथ बना रहे हो, अपने यकीन बैच वाले के साथ बना रहे हो, तो मतलब क्या हो गया? होमोएटॉमिक हो तुम। लेकिन अगर तुमने किसी और से दोस्ती कर ली तो क्या बन जाओगे? हेट्रोएटॉमिक बन जाओगे। ठीक है ना बेटा? तो ये होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सर देखो कहां से स्टार्ट किया, मैटर पे आए, मैटर को तोड़ा सॉलिड लिक्विड गैस में, फिर उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन करी, फिर अब ये देख रहे हैं कि यार हर एक मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स से। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है? तो सर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है कि एटम अकेला बंदा, मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा बंदा। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। पक्का? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर काउंट कर लो। अच्छा सर एटॉमिसिटी हो गया, होमोएटॉमिक क्या होगा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये पता चल गया। अच्छा सर एक चीज़ और मुझे ये पता चल गया, होमोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पता चल गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे बता दिया गया एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है। अब सर मैटर को अगर तोड़ते हो ना, तो आप किसी मैटर को तोड़ने जाओ तो मैटर को अगर आप तोड़ते हो तो यहां पे आपको या तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे,
मैटर को तोड़ेंगे तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, और फिर क्या मिलेगा, उसको तोड़ेंगे तो एटम मिल जाएगा। या फिर कुछ मैटर डायरेक्टली किससे मिलके बने होंगे, एटम से मिलके बने होंगे। तो आपको ये देखना है कि हाँ भाई कहानी चल कैसे रही होगी। डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स दिया है तो उससे फिर एटम निकालो, डायरेक्ट एटम से ही मिलके बन सकता है। जैसे आयरन रॉड है तो आयरन रॉड किससे मिलके बना होगा, आयरन के एटम से। सर अगर कहीं आयरन का कोई कंपाउंड है तो वो किससे मिलके बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। तो मैटर को आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैटर को तोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से फिर क्या तोड़ेंगे तो एटम, या फिर मैटर हो सकता है डायरेक्टली किससे मेड अप ऑफ, वो एटम से हो। मोस्टली अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बोलूं ना तो चाहे तुम इधर से घूम के आओ चाहे इधर से घूम के आओ, किस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक कौन होगा मैटर का, बिल्डिंग ब्लॉक कौन होगा, एटम होगा। बिल्डिंग ब्लॉक कौन होगा, एटम होगा। सबसे बेसिक चीज बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, एटम होगा। अब आते हैं कि सर एटम, ये एटम है क्या। मैटर के घर में गए, मैटर के घर में गए, पता चल गया कि एटम है। ये एटम कैसे पता चलता है या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आपको ही पता है कि सर एटम को भी तोड़ूंगा ना तो उसमें 3 पार्ट्स आते हैं, 3 चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ई इज फॉर इलेक्ट्रॉन, ई इज फॉर इलेक्ट्रॉन। सर ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई से, या कहीं कहीं पे ई माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा। ये पी फॉर प्रोटॉन, और सर इसको रिप्रेजेंट करूंगा पी से, या इसको कहीं कहीं पे मैं ई प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा। एन फॉर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एन से। देख लो, एटम के घर में गए, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, पक्का। अच्छा सर मॉलिक्यूल तोड़ा ही एटम, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, तो सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एटम के घर में मिल रहा है भाई साहब, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटम के घर में मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पक्का। अच्छा तो सर ये सब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि इस एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, तो कैसे पता चलता है। उसके लिए देखो अपने पास 2 चीजें आती हैं। एक चीज पहले ना, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ना थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अगर मैं सही से लिखूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, अगर मैं सही से लिखूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, तो मुझे ना 2-3 चीजें दिखेंगी। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा हो गया प्रोटॉन, और सर तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। भाई साहब आज अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले जो चीजें मुझे जरूरत है मैं उसको अभी बताता जाता हूं। इलेक्ट्रॉन का अगर मुझसे कोई पूछे कि सर चार्ज बताइए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो याद रखिएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सर प्रोटॉन के ऊपर बोलूं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन्स के ऊपर पूछूं चार्ज तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल। इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सर इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए इसको E माइनस लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख देता हूं, E प्लस लिख देता हूं। E इज व्हाट, E इज रिप्रेजेंटिंग 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सर माइनस लगाया मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस लगाया मतलब प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, बस साइन अलग अलग है। फिर किसने बोला सर मास बताओ। अब यहां पे ना डिफरेंशिएशन होता है। मास इसका देखोगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसका मास देखोगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसका मास देखोगे तो इसका भी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। सर ये देख लेना मास इसको अपने पास। एक बात बताओ, चार्ज देख लो, चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो बराबर है, लेकिन मास देखना अपने पास, इलेक्ट्रॉन की पावर कितनी है, 10 की पावर -31। -31 इज लेस देन -27। इतना तो शायद एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे मैं कि माइनस में 31 वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो अगर कोई पूछता है तो सर मास का ऑर्डर क्या होगा, या मैं ऐसे, आप एक रिलेशन याद रखना कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837 टाइम्स। इतना छोटा हो जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास उसका 1800 टाइम्स छोटा होता है। मतलब मेरे पास अगर मेरा मास 1800 kg है, वहां पे 1 kg होगा उसका मास। ऑब्वियस है, कौन वैल्यू करने वाला है। सब्जी खरीदने जाओगे, अगर मैं बोलूं कि 1800 kg सब्जी खरीदने जा रहा हूं तो 1 kg तो फ्री में ही दे देगा भाई, मेजरमेंट करते करते उतना फ्री में दे देगा। तो सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन की हालत ये होती है ना, इलेक्ट्रॉन घर का सबसे छोटा बच्चा है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब छोटी बच्ची हो क्या, ये मत सोचना कि अरे इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन हालत वही करते हैं हम लोग। एक्चुअली टाइगर श्रॉफ इतना पढ़ा लिखा नहीं कि वो ये सोच रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा हूँ। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं होती है। रीजन, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा के देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा के देखो, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही कराएगा सारा का सारा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मास है नहीं। होता है ना, घर में एक छोटा भाई होता है जिसे कोई इज्जत नहीं कर रहा होता, पड़ोसी भी नहीं कर रहा होता, वो घर में इधर से उधर कूद रहा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब उसको नॉन एग्जिस्टेंट मान के चल रहा है, हाँ गिर गया, अच्छा हाँ गिर गया, चलो कोई बात नहीं, उठ जाओ, ऐसे करके बात कर रहे होते उससे। होता है ना, या घर में या पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा होता है इसको कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा होता, मतलब होता है मान लो कुत्ता भी इसको वैल्यू नहीं कर देगा, उसको ही भौंकने का, क्या इसके क्या ही भौंकेंगे यार, ठीक है, इसका कोई है ही नहीं कुछ वैल्यू। वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास एक ही चीज अच्छी है, मास तो चलो बहुत लाइटर पार्टिकल है, लेकिन एक चीज अच्छी है, वो क्या है? तो सर वो है उसका चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो चार्ज ज्यादा मूव करता है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूं कि सर मैं यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसका जो चार्ज आएगा वो फर्क पड़ा देगा, वो अपने पास चेंजेस करेगा। तो मेरे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसका चार्ज देखूं, जिसका मैं मास देखूं, तो मुझे ये सब कुछ दिख जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन्स है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनके बारे में मैं इतना बोल सकता हूं कि सर इनके बारे में मैं इतना बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में मुझे इतना ही जानना है अभी के टाइम पे। आज पहली क्लास से तो हम उतना ही जानते हैं जितना बेसिक की जरूरत है। आप चैप्टर का नाम पढ़ रहे हो बेसिक कॉन्सेप्ट, इसलिए मुझे बेसिक्स पढ़ने हैं बस। आज मैं मैटर, एटम के घर में गया, 3 लोग मिल गए, आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा होगा और भी लोग होते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आज इतना ही बात करूंगा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा तो उसमें चार्ज होगा, मास होगा, चार्ज मास हमने देख लिया। अच्छा, मैं बार बार लोगों को ये 1.67 1.6 भी लोगे तो गलत नहीं है, रीजन की यार कैलकुलेशन आप जितना शॉर्ट कर सकते हो कर रहेंगे हम लोग, ठीक है। 1.67 लेना है, 1.67 लो, 1.6 लोगे तो भी चलेगा, बस राउंड ऑफ करते रहना, ये ध्यान रखना, पक्का। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं है तो कैसे उसके आगे कैसे डिसाइड हो रहा होगा? तो सर एक सिंपल चीज बताता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन क्या है? लाइटर पार्टिकल है। एक चीज याद रखना, जब भी दुनिया में देखोगे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन चेंज जब होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन चेंज होता है तो ये क्या कॉज करता है? ये कॉजेज केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन करता है। इन जनरल अगर बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से उधर जाएगा तो क्या करेगा? अपने पास केमिकल रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रॉन की औकात इतनी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इधर से उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन करेगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे घर का छोटा भाई बोला ना यार उसकी कोई इज्जत नहीं हो रही होती है, मतलब कोई भी भाव नहीं दे रहा होता है, लेकिन यार अपने घर में एक आदमी होता है ना जिसका मतलब भौकाल होता है आदमी के अंदर कि अब भाई वो बोला ना, अगर वो डांटना शुरू कर रहा है या अगर उसने गरज दिया हमारे ऊपर तो हमें पता है कि यार गलती कुछ बड़ी हो चुकी है। मतलब उसकी हालत ये होती है, वो अगर बोलना शुरू करता है, पड़ोस वाले साइड हो जाते हैं, पड़ोस के अपने दोस्त जो होते हैं ना साइड चले जाते हैं। एक होता है कि हाँ मम्मी डांट रही है, ठीक है, दोस्त भी आके ऐसे लगा पड़ा है, गेम खेलने में लगा पड़ा है। नहीं होता है घर में एक आदमी की, चाहे वो ग्रैंडफादर हो, चाहे फादर हो, चाहे कोई भी हो, अपने घर में कोई ना कोई तो होता है, उसके एक बार बस उठ के आ गया, हाँ बेटा बोलो, बस उतने में ही अपने को पता है कि अब क्या करना है। वो टाइप के लोग होते हैं। कौन से? एटम के घर में वैसे लोग कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ट्रांसफर या चेंज हो रहे हैं ना भाई साहब, ये छोटी मोटी बात नहीं करते, ये क्या करते हैं? ये छोटी मोटी धमाका नहीं करते, ये सीधा सीधा न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। ये सारी बातें इन जनरल लिख रहा हूं, इन जनरल अपने पास ये फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉजेज न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकला, अगर मूव किया, आपका छोटे भाई इधर से उधर कूद रहे हो, दूर पड़ोसी के यहाँ चले गए, लड़ाई लड़के आ गए, तो घर वाले शांति से हाँ तेरी इतनी इज्जत है। लेकिन आपको पता है आपके घर में एक आदमी, मतलब सबके घर में एक आदमी होता है जिसको ना, आदमी अगर उसके जैसे घर में होगा कि मम्मी होंगी, पापा होगा, किसी का एक का डर रहता है, तो आदमी ना वहां पे बात नहीं करता, नेगोशिएट नहीं करता। जैसे मेरे घर में हाँ कि भाई मम्मी है बहुत खतरनाक, भाई बहुत डांटेगी, पढ़ने के लिए बोला था, अभी सब्जी लेने गई, मैंने टीवी चला रखा है, तो आदमी ना टीवी रिमोट से बंद नहीं करता, वैसे लोगों के डर से वहां रिमोट से बंद नहीं करता, आदमी आराम से नहीं उठता। हम जैसे लोग होते हैं कॉपी में वो डाल के रखते हैं कि भाई ये पेन लगा के रखते हैं, जैसे ही आया कॉपी खोला और सीधा वो टीवी का रिमोट से बंद नहीं कर, सीधा पावर स्विच ऑफ, क्योंकि हमें पता है भाई साहब पिटना तो है ही अपने को। तो वही हालत यहां पे है, हमारे घर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर मूव करते हैं, एटम के घर के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव करेंगे तो भाई साहब वो क्या कराएंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हाँ ठीक है, रेडॉक्स कराएगा, इधर से उधर जाएगा, जाने दो। इलेक्ट्रॉन से डर नहीं लगता साहब, डर लगता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारी लाइफ बेकार कर सकता है, लेकिन हम केमिकल पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे, तो हम केमिकल रिएक्शन में फोकस करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा,
इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही अपने पास चीजें चेंज होती हैं। इवन तुम देखोगे ना, अगर किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन देखने जाओगे, एटम का, इलेक्ट्रॉन की देखो कितनी कम वैल्यू है। अगर आप किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखने जाओगे तो सर एक एटम का रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। 3 चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी? तो सर पहली चीज उसका सिंबल पता होना चाहिए, उसका सिंबल पता होना चाहिए। उसके बाद सर उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। और तीसरी चीज सर उसका मास नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और मास नंबर पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है सर ये क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है? जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता बेटा पूछ भी नहीं रहा, तू आज से सीख और अभी से सीख। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा तुझे कितना आता है क्या नहीं आता है, हाँ जो बोलूंगा उतना करते जाना है। एटॉमिक नंबर, सिंबल तो ऑक्सीजन का वो है और आयरन का Fe है, ये सब चीजें तो आई थिंक आनी चाहिए। लेकिन हाँ एटॉमिक नंबर, मास नंबर अगर आप भूल जाते हो, याद रखने का एक तरीका जान जाओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटॉमिक नंबर। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को क्या बोल देते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर के बदले क्या बोलते हैं? मास नंबर। सर एक चीज और ध्यान रखना, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? फाउंड इन न्यूक्लियस। इसीलिए इसको हम लोग, सो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूक्लियॉन्स बोल देंगे। जैसे आप यकीन बैच के स्टूडेंट हो तो यकीनियंस बोल देंगे, वैसे ही ये लोग न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो इनको क्या बोल देते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। सर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, 2 चीज। सर इलेक्ट्रॉन बुरा नहीं मानेगा, अब उसकी वैल्यू ही क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन का एक ही चीज काम की है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज। सर उसके अलावा क्या है? उसको एटम अपने सामने काउंट भी नहीं करना चाहता है, भाई रख ले, ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, हाँ कोई बात नहीं। अपने लिए काम की चीज क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर। इलेक्ट्रॉन मतलब तुम्हारे घर पे शादी का कार्ड आता होगा, शादी का कार्ड में तुम्हारा नाम लिखा भी नहीं होता होगा, सीधा लिख जाता है हाँ ये इनका मतलब आपके पापा का नाम लिख दिया जाएगा, बोला जाएगा उनको आने के लिए, सब परिवार उसमें लिख दिया, आपको काउंट भी नहीं कोई करता। क्यों? क्योंकि सर आपकी अभी उतनी वैल्यू नहीं है। जैसे डॉक्टर बनोगे देखोगे, देखना तुम्हारे नाम के साथ आएगा कार्ड, तुम्हारे नाम के साथ तो छोड़ दो, तुम्हारे अलग से स्पेशल कॉल जाएगा कि भाई साहब आपको आना ही आना है, नहीं तो रुक जाएगा बच्चा, ठीक है? तो वो वाली हालत। इलेक्ट्रॉन की अभी कोई वैल्यू ही नहीं है, एटम के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। रीजन एक तो बंदा ऐसे कूदता रहता है, केमिकल रिएक्शन कराएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भारी भरकम लोग हैं, न्यूक्लियस के अंदर बैठे लोग हैं। वो ना घर में आदमी बैठा हुआ है, वो गुस्सा किया तो मतलब भाई तगड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन कर देगा, मतलब पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आज भाई साहब बोल रहे हैं, वैसी हालत है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम काउंट भी नहीं करते, एटॉमिक नंबर, मास नंबर काउंट करते। सर रिप्रेजेंट करते कैसे है? रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको दिखाता हूं। कोई एलिमेंट है रिप्रेजेंट करने का, ये उसका अगर मान लो सिंबल है, ये उसका सिंबल है, तो आप एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे रखोगे और मास नंबर को हमेशा ऊपर रखोगे। याद रखना सर, आप सामने लिखना चाहो सामने लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेढ़ा लिखना चाहो इसको डायगोनली अपोजिट लिखो, आप सर किसी भी डायरेक्शन में लिखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मेरे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेड हमेशा कहां होना चाहिए? नीचे, और ए हमेशा कहां होना चाहिए? ऊपर। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो तो सर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए। कहीं एग्जाम हॉल में दिया हुआ है, अगर मैं बोलता हूं कि सर ऑक्सीजन लिखा हुआ है 8 और 16, तो ये तो सही है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि सर 16 और 8, भाई साहब ये सबसे गलत हो जाए। कभी भी आप अपोजिट रिप्रेजेंट नहीं करोगे। एटॉमिक नंबर शुड बी ऑलवेज लोअर, मास नंबर क्या हो जाएगा? हमेशा ऊपर। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा कहां रहेंगे? प्लस न्यूट्रॉन ऊपर, हमेशा बड़ी वाली क्वांटिटी हमेशा ऊपर रखनी है, नीचे वाली क्वांटिटी को नीचे रखना है। सॉरी, एटॉमिक नंबर को क्या रखना है? नीचे रखना है, पक्का। अब देखो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, 2 चीजें आ गई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर बताने के लिए। आज अभी क्या करोगे आप? अभी इस लेक्चर के फिनिश होने के बाद ना आप क्या करने वाले, अपनी कॉपी के लास्ट में ना एक पेज लोगे। अगर आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद नहीं है तो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर देखना नहीं पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है तो कॉपी के लास्ट में जाओगे, पेज के सबसे लास्ट में, पेज के अपने कॉपी के, और उसके पीछे एक लिस्ट बनाओगे एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक, 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का प्लस उसका मास नंबर आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब सर एटम है, एटम के अंदर अब अपने को पता चल गया रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। सर ऊपर क्या रखना है? मास नंबर, नीचे क्या रखना है? एटॉमिक नंबर। अच्छा एक
बात बताओ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को। 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। सर जेड होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। पक्का? पक्का? अब एक बात बताना, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सर किसी एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? उस केस में उसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं? तो उसको सॉल्व करने के लिए देखना बेटा, अब मैं एक काम करता हूं, देखना अपने पास कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, ये 12 है, यहां पे 24 लिख देता हूं। सर ये बताओगे ये इसका जेड कितना है? 12। क्यों? क्योंकि सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। सर एटॉमिक मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या है? 24। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पी प्लस एन, या फिर इसी को बोलना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियॉन्स हो गए। पक्का? अच्छा सर ये आ गया। किसने बोला कि सर P का नंबर तो आपने बता दिया, न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालूंगा? सर इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा? प्रोटॉन तो बता दिया, न्यूट्रॉन्स कितना होगा? अब देखो यहां पे न्यूट्रॉन्स कैसे निकालूंगा? न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए कुछ नहीं भाई साहब, P प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 24। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 माइनस P, और 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12। सर बहुत बेसिक सा नहीं है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा दूर नहीं, 2020 में क्वेश्चन है, इसीलिए करा रहा हूं, क्योंकि कभी भी हिस्ट्री रिपीट हो जाए, किसका भरोसा अगली बार यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए, इसीलिए इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आज की क्लास बेसिक्स में है तो भैया बेसिक्स अच्छे से सीख लेना, क्योंकि कल की क्लास में यही सेम चीज मोल्स की कैलकुलेशन में आएगी, तो आपको वहां मैं याद दिलाऊंगा कि बेटा पिछले बार बताया था। देख लो नीचे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन को। ऊपर वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को। क्या करना है न्यूट्रॉन्स के लिए? 24 माइनस प्रोटॉन, काउंट करके निकाल लो। सर इतनी मेहनत मैं हर एक बार करूंगा? नहीं करना। अबे क्यों करना है इतनी मेहनत? ये देखो नाइट्रोजन है 7 है और 14 है। सर सीधा सीधा प्रोटॉन कितना लिख सकते हो आप? 7। न्यूट्रॉन्स के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, आपको ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा। न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पक्का? 14 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। श्योर हो? देख लो न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए। अब आता है सर ये तो हो गया, किसी भी क्वेश्चन का दिया जाए, अगर मैं देता हूं क्लोरीन 17 और 35, सर प्रोटॉन कितना हो गया? 17। न्यूट्रॉन कितना हो गया? 35 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 18। पक्का? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन दिया है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता है, तो आप क्या बता सकते हो? उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। पक्का? यूज करो, प्रोटॉन सीधा सीधा ये नंबर, न्यूट्रॉन्स के लिए ऊपर में से नीचे माइनस करना है। श्योर हो? अच्छा सर अब आता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर कुछ लोग होते हैं सीधा सीधा बोल देते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेटा यहीं पे गलती है, कंडीशन अप्लाइड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं। तो भाई साहब आप ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके स्टेटमेंट पास किए जा रहे। प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन्स का नंबर सर फिक्स्ड रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? घर का सबसे छोटा भाई, वो सर उसको कोई बात नहीं माननी है, आप बोलोगे उसको पढ़ने का, वो पढ़ेगा भी नहीं, अगर आपने ज्यादा बोल दिया और नहीं पढ़ेगा, वो वाली हालत है इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए सर आप कहीं भी कोई स्टेटमेंट देते हो ना, तो डॉक्टर बनने से पहले होता है ना कि आदमी सोच समझ के स्टेटमेंट देना है कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। मैं अगर बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कभी नहीं हो सकता। फिर अगर ऐसा होता तो कैटायन कैसे बनता और एनायन कैसे बनता भाई साहब? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फ्लक्चुएट करता है। इलेक्ट्रॉन्स घर का छोटा बेटा, वो कहीं भी घूम रहा होता है, कहीं भी कूद रहा होता है, वही हालत यहां पे है। सर देखना एक बार, ध्यान से देखना एक बार। सर मुझे किसने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने? कुछ नहीं, मैं एक सिंपल चीज बताता हूं भाई साहब आपको। एटम जो होता है ना, एटम दो टाइप का होता है। अगर आपका न्यूट्रल एटम है, अगर आपके ऊपर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मतलब अनचार्ज है। अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब अनचार्ज है, या फिर आइसोलेटेड एटम है, कोई किसी से बॉन्डिंग करके नहीं बैठा है, आइसोलेटेड एटम है। इस केस में सर पता है आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएगा? इस केस में बात करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
सर इस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर जितना आइसोलेटेड है, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पक्का? सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव। जितना नेगेटिव उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन कब, कंडीशन क्या है कि सर एटम क्या होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर न्यूट्रल है तो आराम से बंद करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर सीधी सी बात है, देखो ना अपने पास ऑक्सीजन है 8 और 16 है। सर एक बात बताना, ऑक्सीजन 8 और 16 में सर प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8, न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 16 माइनस 8, 8। सर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, कोई चार्ज है क्या, नहीं ना, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर जब कोई चार्ज नहीं है तो इस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर। ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर। लेकिन अगर चार्ज एटम है, अगर चार्ज एटम है तो चार्ज एटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोल देते हैं। और सर यहां पे दो टाइप के आयंस बनते हैं, दो टाइप के आयंस बनते हैं। कौन कौन से सर, एक कटायन बनता है, एक क्या बन जाता है अपने पास, एनायन बन जाता है। एक कैटायन बन जाता है और एक क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। कैटायन का मतलब क्या है कि सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और एनायन का मतलब क्या है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लो बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो सर प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, और यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा किससे, प्रोटॉन से। सर ये ध्यान रखना। सर आपको क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज द ओनली केस जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, कोई चार्ज नहीं है तो। लेकिन अगर सर कैटायन हो गया तो आपका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एनायन हो गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटायन बनता कैसे है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एनायन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पक्का? देख लो, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पक्का? अच्छा सर कैसे काउंट करते, एक बात बता, कैटायन का मतलब क्या है, लूज करना, एनायन का मतलब क्या है, गेन करना। थोड़ा देखना अपने पास। अगर मैं बोलता हूं कि सर ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, 8 और 16 है, थोड़ा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, 8 और 16 है। एक बात बताओ, ये माइनस प्लस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन थे, घर के हेवी वाले मेंबर, बैठे हुए हैं चुपचाप देख रहे हैं, हाँ भाई चलो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना नॉर्मल आदमी नहीं है, वो शांति से बैठने वाले, वो न्यूक्लियर रिएक्शन वाले। वो अगर भड़क गए ना भाई साहब, देखो घर में अपने छोटे भाई बहन से लड़ाई कर लो, बड़े भाई बहन से लड़ाई कर लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन गलती से मम्मी या उसके ऊपर मतलब लड़ाई हो गई ना, बेटा आपके पैसे कट हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि उनके पास होती है पावर। क्या यही हालत होती है ना, ठीक है, उनके पास होती है पावर, खाना नहीं मिल सकता है, होता है मम्मी लोग लड़ाई हुई है, बेटा देख लो, ठीक है, आप भी जो हाँ हाँ मैं नहीं खा रहा, भाई आपको ही पता है बिना उसके जिंदा रह नहीं सकते। अरे अब मेंटली भली अपने बॉडी के अंदर फिजिकली जरूरत है भाई खाना खाने की, मेंटली आदमी भली एक दिन भूखा रहे, लेकिन भूखा रहना सर आपको पता है शानदार पढ़ाई होती है उसके बाद, भूखा रहने के बाद अलग लेवल पढ़ाई चल रही होती है। आदमी सोच रहा होता है कि अबे यार ग्लूकोज कैसे लिया जा सकता है, सब कुछ फील होना शुरू होता है कि अरे अच्छा यार यहाँ से फैट टूट रहा है अगर भूखे रहे तो। चलो मैं ये बोल रहा हूँ कैटायन और एनायन, इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहने वाला है। प्रोटॉन कितना है सर, पहले भी 8 था, न्यूट्रॉन अभी भी 16 माइनस 8 8 रहेगा। इलेक्ट्रॉन इस केस में, और सर यहां पे प्रोटॉन अभी भी वही 8, न्यूट्रॉन 8, यहां पे इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो भाई साहब, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। ऑक्सीजन प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, आप कैटायन हो, मतलब सर पहले केस में इलेक्ट्रॉन होना कितना था, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कितना होता, 8, एक लूज कर दिया कितना हो जाएगा, 7, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, 7। लेकिन सर इस केस में आपने एक गेन कर लिया है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9। आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो आपका इलेक्ट्रॉन वहां पे कितना हो जाएगा, आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9। पक्का? सर देख लो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल मत बोल देना भाई। अगर न्यूट्रल है तो चलेगा, समझ में आता है भी है, वो बनता भी है, लेकिन अगर कोई चार्ज हुआ कोई अनचार्ज हुआ तो अपने को अलग अलग हो सकता है, कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकता है, कहीं इलेक्ट्रॉन कम हो सकता है। पक्का?
प्लस अब एक काम करते, थोड़ा फास्ट फास्ट एक दो क्वेश्चंस कर लेते। अगर मैं फटाफट देता हूं, अब आप लोग बेटा आप एक काम करो, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज करने का, तो आप क्या करो, पॉज करके ना ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन बताना सर कितने सही और कितने गलत हो रहे। मैं आपको 4 क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, आप ये चारों के चारों अपने पास अटेम्प्ट करके देख लो। इन चारों के अंदर बेटा आपको क्या है, सीखना है। तो सीखने के लिए कुछ नहीं, आपको बस इनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, इनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, इनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, इनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। फटाफट आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो कि सर कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं। आप सर आराम से मुझे आज क्लास के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन बताओगे सर मेरे कितने सही होते कितने गलत। जितने भी क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूं ना सब कुछ मुझे चाहिए। एक तो 3D फॉर्मूला आपको फॉलो करना है आज से, दूसरा ये क्वेश्चन सही होने चाहिए। सर ट्राई करो, क्या करना है सर, करना क्या है, कुछ नहीं। सर देखो कैल्शियम का प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया 20, यहां भी प्रोटॉन का नंबर 20, न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा, ऊपर से नीचे माइनस कर दो भाई 20, सर ये भी कितना होगा 20। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कहां पे, सर इलेक्ट्रॉन का। इसका कितना है, कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं ना, तो सर ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 20 आ जाएगा। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 20 - 2, क्यों, क्योंकि सर +2 है, ये क्या है, कटायन है, लूज कर रहा है, तो सर क्या कर देगा, कम कर देगा। कितना कर देगा, 2 कम कर देगा। अच्छा सर प्रोटॉन देखो तो यहां 17, यहां भी 17, न्यूट्रॉन्स देखोगे 35 - 17, यहां भी 18 आ जाएगा, यहां भी 18 आ जाएगा। और सर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो यहां पे सेम नंबर रहेगा, लेकिन यहां पे 17 + 1 18 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सर सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स वहां एनायन है। एनायन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, कितना गेन कर रहे हो, 1 गेन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 18 हो गया। पक्का सर सोचो ना, ये बेसिक्स क्यों पढ़ रहे। अच्छा कोई पूछ रहा है सर, मान लो सर ये सब तो 9th में पढ़ा था, ये क्यों पढ़ रहे, 9th में पढ़ा है ना बेटा। नीट 2020 का एक क्वेश्चन देता हूं, आप सब लोग ऑनेस्टली ये देख लो अपने पास। मैं इसलिए देखो, मुझे क्या है, मैं ऑब्वियस है, मैं भी चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो, लेकिन सिलेक्शन के लिए ना ये छोटी छोटी चीजें कभी भी आ सकती है, छोटी है बट मोटी बातें हैं सब। क्यों, क्योंकि सर इसका क्वेश्चन आ रखा है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना। 2020 का एक क्वेश्चन है, आप सब लोग अटेम्प्ट भी किया होगा, आप सब लोग अटेम्प्ट करके देख लो। अब बताना अपने पास, अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स किसमें निकालना है, सर इसके अंदर दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर, आपको ऑप्शंस दिया हुआ है बेटा, ऑनेस्टली करके बताना सर ये कितना कितना दिया हुआ है, सर ये कितना कितना दिया हुआ था, ऑनेस्टली मुझे आंसर बता देना। आप सर बिना उसके आप सोच लो कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है, और मुझे आंसर बता देना कि सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, सर ये बता दो अपने पास कौन सा आंसर होगा। सर जो लोग विद इन सेकेंड बता सकते हैं बेटा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन बस होने वाला है। आप नीट एग्जाम का वेट कर रहे हो सर, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें से ऐड होता है, ये ज्यादा दूर नहीं। नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है बेटा, अभी हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ और हम नीट के क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं। ऐसे ही हर एक चैप्टर में आपको क्वेश्चन फेस करवाता जाऊंगा, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल कितनी वेरिएशन हो सकती है बता दूंगा। नीट 2020 का क्वेश्चन है भाई, सब लोग अपना निकाल सकते हैं क्या, वेरी गुड। जो लोग भी निकाल चुके हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगर ये दिया हुआ है प्रोटॉन कितना हो गया 71, न्यूट्रॉन्स कितना हो गया सर 175 - 71 104, इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा सर 71। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है भाई साहब, कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पक्का सर अब तुम बोलोगे सर यही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, ऑब्वियस नहीं आएगा। नीट 2023 में हो सकता है, मैं एक बात बताना, मुझे सच से बताना, अगर मैं इसके ऊपर +2 कर दूंगा, अगर मैं ऐसा कर देता, +2 कर देता, तो सर क्या चेंजेस आएंगे अपने अंदर, सोच भाई क्या चेंजेस आएंगे, प्रोटॉन चेंज होगा क्या, न्यूट्रॉन चेंज होगा क्या, नहीं, क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन। सर इसके अंदर क्या चेंज होगा, अभी भी प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन अभी भी 104, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 71 - 2 कितना हो जाएगा 69। अगली बार हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, मुझे भी पता है रिपीट नहीं करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो रिपीट हो सकते हैं ना भाई साहब। वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LU एंड LU+2।
प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, क्या चेंज हुआ? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सर कैटायन और एनायन बनता ही क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा। हो सकता है अगली बार ये पूछ दे, अरे सर ये बताइए इसके अंदर प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, बता दे भाई कितना होगा। सबके अंदर सेम रहेगा प्रोटॉन, सबके अंदर न्यूट्रॉन सेम होगा। चेंज कहां होना है? तो सर चेंज होना है इलेक्ट्रॉन में। वो कितना हो जाएगा? 74। देख लो, ये अपने पास ये सब क्वेश्चंस हमें कर रहे हैं। सर सोचना, आया क्वेश्चन ये था, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में और क्या ट्विस्ट हो सकता है, ये सब चीजें सीखनी है भाई साहब। ट्राई ये करना है जिंदगी में कि सर एक क्वेश्चन को और किस किस एंगल से देख सकते हैं हम लोग। मुझे क्वेश्चन ये दिया गया था, मैंने निकाल भी दिया, लेकिन मैं जानबूझ के आपको 2 क्वेश्चन और साथ में दे रहा हूं, ल्यूटियम प्लस को और ल्यूटियम -3। ये सारा का सारा आप अटेम्प्ट कर लो, पक्का हो जाएगा। अच्छा सर अगली बार क्या करने वाले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लोगे। एटॉमिक नंबर आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। आपको आज क्या करना है, कॉपी के लास्ट में एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखना है, ताकि आप कभी भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसके लिए कहीं कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। एटॉमिक नंबर, मास नंबर पीछे देख लो, काम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आज के टाइम पे दिया जाता है, लेकिन हाँ यार क्यों रिस्क लेना है, मैं ये कह रहा हूं रिस्क क्यों लेना है, लिख लो ताकि याद हो जाए। साल भर में तो याद हो ही जाएगा, इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे याद तो हो ही जाएगा। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन्स को। मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। फिर सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द चार्ज। अगर चार्ज 0 है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। चार्ज अगर माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ एनायन। एनायन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है तो उसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, बिकॉज इट इज कैटायन। और कैटायन बनता कैसे है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पक्का यहां तक चीजें हो जाएंगी, श्योर हो? अच्छा सर इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग हो गया, मैटर से स्टार्ट हुए, मैटर से एटम में आए, एटम के घर में गए, इलेक्ट्रॉन काउंट किया, प्रोटॉन काउंट किया, न्यूट्रॉन्स काउंट किए। पक्का एक बात बोलता हूं, चलो एक सिंपल चीज पूछता हूं आज तुमसे। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मान लो मैं पूछता हूं तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम क्या बोलोगे कि सर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग, यही होंगे ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि सर मेरे घर में मेरा छोटा भाई है उसको आधा काउंट कर ले, सर मेरे घर में 4.5 लोग हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। आपके घर में 4 होंगे या 5 होंगे, 6 होंगे, सर ऐसा थोड़ा होगा आधा काउंट कर रहे, सर भाई छोटा है ऐसे ही, सर उस घर में तो ऐसे ही बदमाशी है, उसको आधा ही काउंट कर लो। सर एक मोटा भाई है डबल खाता है, सर उसको 2 काउंट कर, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। ऑब्वियस है ना। आपके घर में कोई पूछेगा कितने, अगर मैं पूछता हूं कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, ऐसे ही बोलोगे ना। 10.5 सर मेरे घर में आधा टाइम ना उधर अंधेरे में तो कुछ मुझे लगता है कोई रहता है, भूत रहता है, आधा काउंट कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हो सकता भूत ना उधर चमगादड़ रहता हो, पता चला आप उसके कारण डर रहे, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं होता कि आधा पौना ऐसे काउंट नहीं करते। सर हम लोग क्या काउंट करते हैं? 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। मेरी क्लास में सोचो ना, मैं आधा आया हूं, टीचर आधा आ रहा है, बच्चा आधा आ रहा है, सब क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। अरे भाई ये क्या है, ये क्या है? ये सारे वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आज एक वर्ड बताने वाला हूं, जिसका नाम होता है क्वांटाइज्ड। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि भाई साहब नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, या फिर आपको कोई बोले एटॉमिक नंबर, या फिर कोई बोले मास नंबर, एटॉमिक नंबर बोल दे, या फिर कोई बोल दे मास नंबर। सर ये याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है भाई? कुछ नहीं, ऑलवेज अ होल नंबर। ये हमेशा क्या होंगे? होल नंबर होंगे। अब ये तुम बोलो ये क्या है सर? अभी क्या बोला? इलेक्ट्रॉन या तो एटम के घर गए, मान लो तुम जैसे तुम अपने घर में बोल रहे हो कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वैसे ही एटम के घर में जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 होगा, 10 होगा, ऐसे होगा। 10.5 नहीं होगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कि सर आधा इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज मतलब हमेशा होल नंबर होंगे। एक सिंपल सी बात बताओ, तुमसे कोई पूछे कि तुम अभी किस क्लास में हो, तुम क्या बोलने वाले? 12.5 कि सर मैं 12th पास हूं और कॉलेज गया नहीं हूं तो मतलब बीच में हूं। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप क्लास कैसे पढ़ते हो? 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, ऐसे पढ़ते हो ना। सर मैं मतलब आधा फेल हुआ हूं तो मतलब समझिए कि सर देखिए 12th तो मैं पास हो गया और नीट में फेल हुआ तो 12.5 कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता ना भाई। अपने को क्या होता है कि हाँ भाई मेरा क्या है, मैं 12th क्लास में हूँ, 12th पास हूँ, या फिर मैं 13th क्लास कॉलेज के 1st ईयर में हूँ। ऐसा ही होता है। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर ऐसे ही चलते हो ना। कभी ऐसा नहीं 1.5 सर कितना अभी हुआ बेटा? सर मतलब पहला ईयर पास कर गया हूँ, 2nd ईयर जाने की परमिशन नहीं मिल रही। ऐसा नहीं होता।
सिमिलरली यहां पे भी या तो आप 1 होगे, 2 होगे, 4 होगे, 5 होगे, कभी भी क्वांटाइज्ड होगे। ऐसा नहीं होगा फ्रैक्शन में आएगा इलेक्ट्रॉन, कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट्स में आ रहा है 3.7 इलेक्ट्रॉन, नहीं 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 सर। टीचर आज मान लो कोई पूछ रहा है बेटा तुम्हारे क्लास में घर में कितने लोग हैं, तो पापा एक काम करते, कल छोटा भाई था तो 3 थे और आज नहीं है तो 4 हो गए, सर ये मतलब कल था तो 4 हो गए, आज नहीं है तो 3 हो गए, तो एवरेज कर लेते, उसको आधा काउंट कर ले। ऐसा नहीं होता, उसको ऐसे काउंट नहीं करते कि आधा काउंट कर ले, तो 2 दिन में एक बार आता है भाई घर पे तो उसको आधा काउंट, ऐसा नहीं हो रहा होता है। सिमिलरली एटम के घर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को काउंट करने जाओगे, वो हमेशा एक होल नंबर मिलेगा, वो हमेशा एक नंबर मिलेगा जो क्या कहलाएगा, क्वांटाइज्ड। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक वर्ड होता है क्वांटाइज, मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हो तो सीढ़ी चढ़ने का क्या होता है, 1 सीढ़ी चढ़ोगे, 2 सीढ़ी चढ़ोगे, 3 सीढ़ी चढ़ोगे। ऐसा थोड़ी ना सर सीढ़ी चढ़ रहे, सर रुक गया मैं बीच में, मैं ना हवा में पैर रख के खड़ा हूं, है सर हवा में पैर रख के खड़ा हूं मैं कि सर ना ऊपर जाने का मन कर रहा, नहीं जाएंगे। अरे भाई कुछ तो होगा, 1 2 3 4 ऐसे ही जाएगा ना। ऐसा तो 3.5 सीढ़ी चढ़ के आया हूं सर हवा में पैर रख दिया था मैंने, तो भाई मतलब अजब के जादूगर हो तुम तो फिर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर अगर आपको बोला जाता है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब चीजें क्या है, क्वांटाइज्ड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड होते हैं मतलब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आते हैं। अब जैसे ही मैंने ये लाइन बोला फ्रैक्शन में नहीं आते हैं, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में आएगा सर क्लोरीन का तो आता है, क्लोरीन कितना होता है 35.5। भाई साहब मैं मना नहीं कर रहा हूं, कहानी सुनो। मैंने क्या बोला, आपके घर में गए, आपके घर में पूछा कितने लोग हैं, तो 5 लोग 10 लोग ऐसे बताओगे ना पक्का। अब क्या होता है इस तरह के वर्ड्स में, अब अपने को रूल आता है किस वर्ड्स का, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमारे पास यूज करने होते हैं, जहां पे क्वांटाइज नहीं होता है उसका रूल देखते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा आपको फिक्स करने, जैसे आइसो है, आइसो वर्ड जहां भी लगा इसका मीनिंग यही होता है इक्वल। आइसो वर्ड जिसके आगे भी लग जाता है ना उसका मीनिंग होता है इक्वल या सेम। अब आइसो जिसके आगे लग जाए, प्लीज देखना अपने पास, मेरे पास 3-4 आइसो वर्ड्स है। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जहां पे क्या रहे सर, अपने पास क्या रहे, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सर एक बात बताता हूं आपको, ये सेम चीज 9th क्लास वाले बच्चे को ही पता है, आपका और उसके सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। फिर एक बात बताना, एटॉमिक नंबर मतलब जेड सेम है और मास नंबर मतलब डिफरेंट है, क्या होगा एग्जांपल में। तो एग्जांपल में आप ले सकते हो, तो एग्जांपल में क्या लोगे, हाइड्रोजन का। सर हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो अपने पास, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब बताना थोड़ा, प्रोटियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ये क्या है, ड्यूट्रियम। ये क्या है, ड्यूट्रियम। और ये क्या है, ट्रीटियम। एक सिंपल सी बात बताऊं, जितना हेवियर आइसोटोप्स होते हैं ना, जितने हेवियर आइसोटोप्स, किसी भी एलिमेंट का उठा लो, मोस्ट ऑफ द हेवियर आइसोटोप्स क्या होते हैं, दे आर रेडियो एक्टिव। ये क्या होगा, ये क्या हो जाता है सर, रेडियो एक्टिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है। पक्का। सर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। सर प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम में सबसे ज्यादा कौन रेडियो एक्टिव कौन होगा, ट्रीटियम होगा। अच्छा सर आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम रखा है मैंने और मास नंबर क्या किया, डिफरेंट कर दिया। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो भाई साहब एक बात बताना, एटॉमिक नंबर सेम कर दिया, मास नंबर डिफरेंट कर दिया, कोई आदमी बोले कि नहीं सर ऐसे नहीं चलता, ऐसे थोड़ी ना होता है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट, तो 9th क्लास के बच्चे को पता है। आप क्या नया बताने वाले हो, तो एक बार ध्यान से देखना मेरे पास। अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर आइसोटोप्स मान लो कार्बन का लिया हुआ है, आइसोटोप्स कार्बन का लिया गया है, ये आइसोटोप्स है, अगेन कार्बन का हेवियर आइसोटोप्स क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इवन इसी से हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग बॉन्ड अपने पास, कार्बन अपने पास क्या करता है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी इसी का यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव होता है। जितना मोस्ट ऑफ द हेवियर आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें अभी आगे जाके पता चलेंगी। ये बोल रहा हूं कि ये दिया हुआ है, इन तीनों में एक तो पता चल गया एटॉमिक नंबर से, मास नंबर डिफरेंट। लेकिन भाई साहब मैं अगर अलग तरीके से पूछना चाहूं तो इन तीनों में एक चीज और है, पता है क्या कॉमन है, इनका प्रोटॉन कितना है 6, इनका प्रोटॉन कितना है 6, इनका प्रोटॉन कितना है 6। सर न्यूट्रॉन कितना है 12 - 6, न्यूट्रॉन यहां कितना है 13 - 6 7, यहां न्यूट्रॉन कितना है 14 - 6 कितना है 8।
सर न्यूट्रॉन क्या है, अलग अलग है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये भाई साहब आइसोटोप्स तो हैं, लेकिन आइसोटोप्स में एक चीज और डिफाइन कर सकता हूं क्या? आइसोटोप्स को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं क्या? आइसोटोप्स को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं क्या कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अरे सर ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन्स क्या है, अलग अलग। प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन्स क्या है, अलग अलग। बेटा ये बात ना 9th वाले को नहीं मिलेगी जल्दी। आपको रिपीटर्स बैच में, आप अगर यकीन बैच में बैठे हो भैया, इस बैच में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि कैसे आइसोटोप कैसे डिफरेंट है। प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन सेम। सर एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन सेम, मास नंबर डिफरेंट। क्या डिफरेंट? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। सर मास नंबर डिफरेंट मतलब क्या हो गया डिफरेंट? कुछ नहीं। आप सर अभी आइसोटोप्स कर रहे थे ना हाइड्रोजन का, देख लो भाई। अरे तुम किसी का भी उठा के देख लो यार, डरना थोड़ी ना है। ये देखो ना, प्रोटॉन यहां पे कितना 1, यहां प्रोटॉन कितना 1, यहां प्रोटॉन कितना 1। भाई साहब देखिएगा थोड़ा, प्रोटॉन सबका क्या आ गया, सेम आ गया। लेकिन न्यूट्रॉन्स देखिए, यहां 1 - 1 0, यहां न्यूट्रॉन 2 - 1 1, यहां न्यूट्रॉन कितना हो गया 3 - 1 2। सर एक चीज और बता देता हूं, दुनिया का एक ऐसा एलिमेंट है सर, ओनली एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होता, ओनली एलिमेंट विच हैज 0 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास 0 न्यूट्रॉन्स होते। ये ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यही एक एलिमेंट मिलेगा आपकी जिंदगी में। कोई भी एलिमेंट उठा लोगे ना, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट उठाओगे, सबके पास न्यूट्रॉन मिलेगा। देख बेटा, सोचने का एंगल चेंज कर। इस साल अपने को यही चीज सीखनी है, यही चीज मजे लेनी है कि हाँ यार ये भी तो हो सकता था। यही तो सीखना है अपने को इस साल। देखना भाई क्या बोला जा रहा है। सर हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कर ले। देख न्यूट्रॉन इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा। आइसोटोप्स मतलब कि सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पक्का? अच्छा, ये हो जाएगा। फिर किसने बोला कि सर आइसोटोप्स में क्या हो रहा है? अब कोई एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं, एक बात बताओ, किसने बोला कि सर एक काम कीजिए, क्लोरीन का आइसोटोप्स बना दीजिए, क्लोरीन का आइसोटोप्स बना दीजिए। देख बेटा, क्लोरीन के ये 2 आइसोटोप्स, किसी में एटॉमिक नंबर, मास नंबर तुझे फ्रैक्शन में दिख रहा है क्या? कहीं पे भी फ्रैक्शन में नहीं दिखेगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर अभी भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन तू क्लोरीन का मास लेने जाएगा, वहां तुझे मिल जाएगा 35.5। क्यों मिलेगा उसका रीजन बताता हूं। ये आइसोटोप्स है, ठीक है। देखो कोई भी, चाहे प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, सब कुछ काउंट कर लो, तुम्हें सब के सब नंबर मिलेंगे, होल नंबर मिलेंगे। 17 मिलेगा, 18 मिलेगा, 18 मिलेगा, सब कुछ फिक्स्ड मिलेगा। लेकिन सर कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो फिर इसका मास फ्रैक्शन में कैसे आता है? आइसोटोप्स का मास फ्रैक्शन में कैसे आ जाता है? ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। आइसोटोप्स के केस में सर एक बात बता, चल एक चीज सिंपल बता, अगर मेरे पास ये एटम है तो मैं क्लोरीन का मास कितना बोलूंगा, 35। तेरे पास ये एटम है, तू क्या लड़ाई करेगा, सर मेरे पास जो क्लोरीन है ना वो भी क्लोरीन ही है, लेकिन वो 37 है। तो भाई हम दोनों में से जीतेगा कौन फिर? मैं बोल रहा हूं मेरे पास क्लोरीन का 35, ये बोल रहा है मेरे पास 37 है, हम दोनों लड़ रहे हैं। ना नहीं, ये बोल रहा है 37, वो बोल रहा है 35। अब पड़ोसी कोई तो होता है ना बीच में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आता है कि भाई साहब एक काम कीजिए, बीच की बात मान लेते हैं। तो वो बीच की बात को ही हम आज पढ़ने वाले। आइसोटोप्स के केस में, आइसो का मतलब क्या था, इक्वल होना। आइसोटोप्स के केस में एक कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे सर अभी भी बोल रहा हूं, देख लो किसी को भी मास नंबर, एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में दिख रहा हो तो बता दो भाई साहब, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब के सब होल नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है। डिफरेंशिएट यहां पे मास ऐसा क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन बताता हूं आपको। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा बेटा, वो कॉन्सेप्ट फलों का राजा कहलाता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल देते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। सर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, आम बोलेंगे। शॉर्टकट में क्या बोल देंगे, आम। सर देखना कहानी कहां से कहां जा रही है। अभी हमारे पास 1.5 घंटे होने को है और हम लोग कहां से चले थे सर, हम चले थे मैटर से, और कहां पहुंच रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास पे। और बेटा आज क्वेश्चंस ना आप करके बताओगे, सर आज मुझे ना हर एक बच्चे पे यकीन है वो करेगा,
लेकिन हाँ मुझे वो चाहिए, उसके साथ प्रूफ भी चाहिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन आज चाहिए भरा हुआ कि सर यस सर मेरा आज पूरा लेक्चर कंप्लीट है, आज मैं सारा अपना क्वेश्चन डीपीपी करके बैठा हूँ, आज मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके बैठा हूँ। कुछ भी डाउट आता है आप डालो कि हाँ सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है। पक्का? अच्छा, मुझे किसने बोला एवरेज एटॉमिक मास बताओ सर। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास पता है किसके लिए है सर? ये आइसोटोप्स के लिए होता है। क्यों भाई? सर एक बात बताओ, अब तुमने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। मैंने बोला सर क्लोरीन 17 होता है, 35 होता है। तुमने बोला नहीं सर मेरे पास 17 है, 37 है। अब हम दोनों लड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं नहीं सर इसका आइसोटोपिक मास देखिए, इसका आइसोटोपिक मास देखिए, इसका आइसोटोपिक मास क्या कहला रहा है, इसका बोल रहा है 35, मेरा बोल रहा है 37। अब एक बंदा आया, उसने बोला सुनो सुनो एक काम करो, लड़ाई बंद, ठीक है। अब एक काम किया जाता है, तुम अपना बताओ, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे से पूछा जाए, क्लोरीन से पूछा जाए कि भाई साहब आपके पास 100 एटम है, उसमें से कितने एटम्स 35 वाले हैं, तो क्लोरीन ने बोला इसको हम लोग बोल देते हैं परसेंटेज एबंडेंस। मतलब नेचर में ये कितना मिलता है, तो ये मिला मुझे 75% और ये मिल जाता है मुझे 25%। प्लीज थोड़ा ध्यान सुनना। किसने बोला सर क्लोरीन का आइसोटोपिक मास कितना है अभी 35, तो 35 लिया। परसेंटेज एबंडेंस ये अब तुम मत बोलो सर आपको कैसे पता चला, वो एग्जाम हॉल में दिया होगा, नहीं तो निकालना होगा। तो अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, ये मत सोचना अरे सर ये कैसे निकाल दिया भाई, डाउट आ गया। कुछ भी सोचना नहीं, फालतू चीज नहीं। आप सिंपल सोचो परसेंटेज एबंडेंस कितना हो गया, इसका 75, इसका कितना है 25। अब सामने वाले ने बोला सुनो ऐसा है, लड़ाई बंद, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन मैं देखो निकालता हूं। कैसे पता है क्या है, मैं पहले निकाल रहा हूं फिर मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका बताया उसने। बोला सुनो 100 में से 75 आदमी क्या बोल रहा है, 100 में से 75 आदमी क्या बोल रहा है कि सर ये मेरा मास है। 100 में से 25 आदमी क्या बोल रहा है 37 मास है। तो एक काम करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कैसे? तो उसने बोला एक काम करो 75 ये आइसोटोपिक मास को इसके एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आइसोटोपिक मास को इसके एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय सर टोटल परसेंटेज कितना होगा, टोटल परसेंटेज कितना होगा 100 होगा। सर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा और आपका आंसर एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 35.5। सर आइसोटोप्स के केस में ही ऐसा होता है। फ्रैक्शन में मास तभी आ सकता है जब आपके पास एक से ज्यादा आइसोटोप्स हो और उनके बीच की लड़ाई चल रही हो। सर आइसोटोप्स में देख लो अपने पास एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया, तो सर अब किसी ने बोला नहीं सर फॉर्मूला लिख के दिखाओ। भाई साहब फॉर्मूला देखो कैसे लिखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। सर ये सब लोग समझते हो, ये समेशन होता है। समेशन किसका लेना है, तो सर सबके आइसोटोपिक मास को किससे कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये देखो क्या आ गया। ये देखना अपने पास, एक मिनट, ये देखना अपने पास क्या आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। इसी को यूज करूंगा मैं आज, इसी को यूज कर करके मैं अपना काम करूंगा। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या आ गया सर, समेशन किसका, सर आइसोटोपिक को किससे मल्टीप्लाई करना है एबंडेंस से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इसके एबंडेंस से, डिवाइड बाई 100 हो गया, आंसर निकाल दो। पक्का? सर फॉर्मूला रटना इंपॉर्टेंट नहीं, कैलकुलेशन समझो कि कैसे कैसे कर सकता हूं। मैंने तुम्हें क्या बोला सर, ये सब कॉन्सेप्ट कब आता है, एवरेज एटॉमिक मास का फ्रैक्शन में कब आता है, जब आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या थे, सब प्रोटॉन तो सेम रहेगा बट न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। पक्का? किसने बोला सर एक काम करते हैं, एक काम और कर लेते हैं। मान लो इस तरह क्वेश्चन दे दिया, तो प्लीज बेटा देखना अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे बोला गया कि सर एक काम करते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन दे दिया गया मुझे, ये ध्यान से देखना। मुझे बोला गया कि सर एक एलिमेंट है x, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, x एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। मान लो इसका एटॉमिक नंबर ले लेता हूं मैं, मान लो 20, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, 20 है। एटॉमिक मास ले लेता हूं, आइसोटोप्स का मास अपने पास, एक का 40 ले लेता हूं, एक का अपने पास 50 ले लेता हूं। 2 आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स का इसका एबंडेंस दिया हुआ है, इसका एबंडेंस दिया हुआ है। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, वर्ड्स में गेम दिया होगा, अभी वर्ड्स का गेम खेलना शुरू करेंगे। इसका परसेंटेज दिया है 60% और इसका परसेंटेज दिया है 40%।
मुझे बोल रहा है कि सर कैलकुलेट आर्म ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स निकाल के बता दो। कैसे निकालोगे भाई साहब, कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला पढ़ा सर, क्या फॉर्मूला पढ़ा? अरे सर पेज पलट के देख क्या पढ़ा है हम लोगों ने फॉर्मूले में, क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि सर थोड़ा सा रुक के सोच क्या पढ़ा। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कैसे निकालेगा सर? इस आइसोटोप्स का मास कितना है 40, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? उसके अबंडेंस से। इसका मास कितना है 50, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 40 से। तो सर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? 40 को मल्टीप्लाई कर दे 60 से, प्लस 50 को मल्टीप्लाई कर दे 40 से, डिवाइडेड बाय 100। सर आंसर निकाले 2400 प्लस क्या आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 100। सर अब ये पूरी कैलकुलेशन करके देख लो, 4400 डिवाइड बाय 44 डिवाइडेड बाय 4400 डिवाइड बाय 100, आंसर कितना आ गया? 44 आ गया। आंसर कितना आ गया? 44 आ गया। पक्का देख लो। एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकालते हैं, आइसोटोप्स के केस में ऐसे निकालते हैं। आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट जैसे ही आएगा समझ जाना, आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट जैसे ही आएगा वो समझ जाना कि आइसोटोप्स कैसे चेक करते हैं। पक्का आइसोटोप्स के केस में एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। किसने बोला सर आपको ये तो एग्जाम में दिया होगा? अच्छा एक बात बताना, मान लो ये एग्जाम में नहीं दिया होता तो मैं कैसे गेस करता? खुद से सोच लो। इसका परसेंटेज कितना दिया है? 60। ऑब्वियस है, दो ही है तो एक का परसेंटेज अगर 60 है तो टोटल परसेंटेज कितना होता है भाई? परसेंटेज का टोटल कितना 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 40% नहीं हो जाएगा कि सर अगर 60% ये है तो 40% ये होगा। पक्का। तो ये बेसिक चीज यूज करनी है। पक्का देख लो भाई, ये देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन बोला जाए, अच्छा ये रिकॉर्डेड है तो आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो पॉज कर करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर लगता हो कि अरे सर आप पेज पलट देते हो मैं लिखता रहता हूँ तब तक, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पॉज करके आप लिख लो। आप क्वेश्चन पहले चाहो तो पहले अटेम्प्ट कर लो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कुछ चीजें आपके पास हैं उसका यूज कीजिए। आप क्या कीजिए, जैसे हाँ लगता है सर क्वेश्चन आपने लिखा मुझे खुद से करना है तो आप वीडियो पॉज कर दो ताकि आप अपने हिसाब से सोच पाओ। ठीक है, फिर उसके बाद देखना कि हाँ यार सर मैं कर पाया था या नहीं कर पाया था, फिर कमेंट सेक्शन में भर देना आराम से कि हाँ सर बस मजा आया, ठीक है सही चल रहा है। किसने बोला नहीं सर एक क्वेश्चन और कराओ, एक क्वेश्चन और? चल भाई ठीक है, अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, कार्बन नहीं मैं एक ऐसा ले लेता हूँ, मैं कोई और एलिमेंट ले लेता हूँ जहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे उसका मास। अगर मैं ऐसा एलिमेंट ले लूँ, कोई ये जेड एलिमेंट ले लेता हूँ, जेड का 3 ले लेता हूँ, अब की बार ज़्यादा नहीं, जेड का 3 मास ले लेता हूँ, 25 ले लेता हूँ और जेड का 30 ले लेता हूँ। इसका एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस जो है तीनों का, अब तुम लोग फटाफट वीडियो पॉज करके ना सब करके दिखाएंगे मुझे, सब मुझे बोलेंगे कि सर आज के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, सब के सब वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। बेटा आपको पहले ही बता देता हूं क्या निकालना है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास किसका निकालना है? जेड का निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ जेड निकालना है। सर कितना होगा, कैसे होगा, वो निकाल लेंगे हम लोग। प्लीज देखना, परसेंटेज अबंडेंस में इसका 20% दे देता हूं, इसका 20% दे देता हूं, इसका 60% दे देता हूं। सर वो तो दिया ही नहीं, कितना होगा, कितना होगा? अरे सर क्या होगा, इसका भी 20% ही तो होगा। 60 + 20 80 हो जाएगा, बचेगा कितना 20%। टोटल कितना परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। ये 20 था, ये 60 था, तो बीच वाला कितना हो गया 20%। कैलकुलेट कर भाई, वीडियो पॉज कर कैलकुलेट करके देख, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके देखो, जल्दी वीडियो पॉज करो कैलकुलेट करो, देखो भैया कितना आंसर आ रहा है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ जेड इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 20 × 20, 25 × 20, 30 × 60 डिवाइडेड बाय 100। सर कैलकुलेट करके देखा क्या कितना आ रहा है? सर जिन लोगों का मेरे से पहले हो रहा है सब के सब मुझे बताएंगे। आज से ये क्लास रिजल्ट देगी। और मैंने क्या बोला कि सर सेल्फ डाउट नहीं करना है, तो आज से नाउ डाउट बंद, काम चालू। बस देख लो अपने पास कितना हो रहा है, 2700 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा आंसर? 27 आएगा। हो रहा है क्या, कर दिया क्या हमने? पक्का। तो देख लो ये सब चीजें ना अब थोड़ा सा रिलेट करना है, ट्राई करना है यार कि मुझे सर ये क्वेश्चन सारे मैं आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं, आपके साथ साथ मेरे साथ सॉल्व हो रहा है सर, मैं सब कुछ आसानी से कर रहा हूं। पक्का। फॉर्मूला क्या था सर? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? दिस से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। पक्का।
हो जाएगा सर, श्योर हो? ये देख लो अपने पास, ये सब कुछ कर सकते हैं आप सब लोग पक्का? अरे सर नोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स मिल जाएगा, लेकिन हाँ समझने पे फोकस करो। लिखने का कुछ लोग हो सकते हैं बहुत स्लो लिखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो आराम से, बाद में लिख लेना, बस समझ लो अपने पास। ये ट्राई करो कि हाँ सर चीजें कैसे कर सकते हैं, हो जाएगा। अब किसने बोला नहीं सर कुछ तो अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ही ना होता है सर, कुछ अच्छा होना चाहिए। चल भाई एक काम करते, एक बंदे ने बोला कि सर एक क्वेश्चन अच्छा पूछो, चलो भाई पूछ लेते, हमारा क्या है, पूछ लेंगे। तुमने बोला तो हम पूछ लेते, तुमने बुलाया हम चले आए, ठीक है? तो अब चलो यार स्टार्ट कर लेते। किसने बोला सर ये परसेंटेज आप दे रहे हो, अगर उल्टा पूछ ले तो बात तो सही है तेरी। देखते हैं, मान ले कोई एलिमेंट है x, इसका मैंने एवरेज एटॉमिक मास तुम्हें पहले से दे दिया, एवरेज एटॉमिक मास तुमने पहले से दे दिया, इसका एवरेज एटॉमिक मास मैं लिख देता हूं पहले से, अगर मैं इसको लिख देता हूं 46, अगर मैं इसको परसेंटेज लिख देता हूं, एवरेज एटॉमिक मास इसका 46। इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक का वैल्यू है 40 और एक का मास है 50। कोई पूछ रहा है कि सर दोनों का एबंडेंस बता दीजिए, एबंडेंस बताइए इन दोनों का एबंडेंस बता दीजिए। किसने क्वेश्चन पूछा है कि इसका एबंडेंस बताइए, इसका एबंडेंस बताइए, परसेंटेज एबंडेंस बताइए। सर क्या होगा, पिछली बार क्वेश्चन में क्या था, ये एबंडेंस दिया था, ये एबंडेंस दिया था, मुझे आंसर निकालना था, अब क्यों यार आंसर दे दिया यार बड़े खतरनाक लोग हैं यार साइंस वाले, तो यार कुछ भी कर रहे। अबे डरने का थोड़ा ही ना होता है, ठीक है? देखो अब सिंपल सा काम करो, एक बात बताओ, मैं क्या करता हूं, मैं फिर से ये पिक्चर बना लूं, एक देखना अपने पास 40 वाले का परसेंटेज कितना ले लेता हूं, मान लो p% ले लेता हूं, p% ले लूं तो सर x 50 वाले का परसेंटेज कितना होगा, 100 माइनस p होगा क्या? पक्का देख ले कैसे। अरे सर सीधी सी बात है, अगर इसकी वैल्यू अगर x है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस x, पक्का। अब सर उठा लो, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, 40 टाइम्स p प्लस 50 टाइम्स 100 माइनस p डिवाइडेड बाय 100। और सर ये एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी दी है, 46। सिर्फ सिंपल सा सॉल्व करेंगे, 5000 माइनस 50p डिवाइडेड बाय 100, इससे आंसर निकालने की कोशिश करेगा, कितना आ जाएगा भाई साहब आपका 40p अब इधर तो कम हो गया ना, कितना हो जाएगा 5000 माइनस 10p, और यहां से 10p निकालेगा तो इस विल बी 400, p की वैल्यू कितनी आ गई 40। सर इसका परसेंटेज कितना आया, इसका परसेंटेज 40% आ गया, इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा 60%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सर पहली बार कर रहे हो इसलिए मैं साथ में करा रहा हूं, कि कैसे निकलेगा परसेंटेज। देख लो भाई क्या किया मैंने, सर एज्यूम कर लिया मैंने, ये वाली चीज एज्यूम कर ली कि सर इसकी एबंडेंस कितनी ले लेता हूं, p ले लेता हूं, तो दूसरे की एबंडेंस क्या हो जाएगी 100 माइनस p। बाकी फॉर्मूला सब कुछ सेम, बस एप्लीकेशन अलग कर दिया है, ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन मैंने क्या किया, अलग कर दिया है। अब एटॉमिक मास कैसे, सर उसी कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से देखना शुरू किया हम लोगों ने। पक्का हो जाएंगे क्वेश्चंस, श्योर हो? देख लो अपने पास, जितना हो सकता है उतनी सारी चीजों को रिलेट करने की कोशिश करना कि यार मैं ये चीजें सोच सकता हूं क्या। आज पहली क्लास है तो भैया रिजल्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं हम लोग। रिजल्ट कैसे ही बनता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बनता है, इन सबको देखो कि हाँ यार मैं सोच सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, उसके हिसाब से आंसर बताओ। पक्का? अच्छा किसने बोला नहीं सर एक काम करो, एक और क्वेश्चन दे दो। ले भाई मैं तुझे क्वेश्चन दे देता हूं, एक क्वेश्चन अब आपको देता हूं, आप ट्राई करना, सब लोग ट्राई करो ये सबके सब कि सर Z30 है, सर इसका परसेंटेज नहीं पता, इसका एबंडेंस निकालना है, इन दोनों का एबंडेंस निकालना है। सर फटाफट रेडी हो जाओ, इसका एबंडेंस परसेंटेज नहीं पता, इसका भी एबंडेंस परसेंटेज नहीं पता। अब मेरे से कोई बोल रहा है कि सर 2030, इसका मैंने क्या किया, तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, कितना 28। कैलकुलेट abundance of Z20 and Z30। भाई साहब जितना जल्दी हो सकता है वीडियो पॉज कर और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, करके दिखा भाई, जल्दी से जल्दी जितना फास्ट हो सकता है ट्राई करो, कितना हो सकता है, कैसा हो सकता है अपने पास। देखो 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 बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ट्राई करना है तुम्हें ही। देखो मैं एक काम करता हूं, इसको x% ले लेता हूं, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x% हो जाएगा। तो सर शुरू करते हैं कहानी। एवरेज एटॉमिक मास
बाकी लोग जो लोग साथ में कर रहे हैं ठीक है, आप साथ साथ में सीखते रहिए, प्रैक्टिस थोड़ा बढ़ाइए। जो लोग कर चुके हैं वेरी गुड, आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। डिवाइडेड बाई 100, सर ये कितना हो जाएगा 28, 20x प्लस 3000 सर माइनस 30x इज इक्वल्स टू 100। सर 2800 इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 10x, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा 20%। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 20% आ गई, दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80%। तो क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है, परसेंटेज एबंडेंस निकालना हो तो ऐसे अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें पहले दिया हुआ, अब पीछे जाके देखो क्वेश्चंस अपने, अभी थोड़ी देर पहले जो कर रहे थे वो क्वेश्चंस देखो, वो क्वेश्चंस कैसे हो रहे थे, वो क्वेश्चंस कैसे कर रहे थे, उसमें एबंडेंस दिया हुआ था। एबंडेंस जहां दिया हुआ है ना, जहां पे एबंडेंस दिया हुआ है उस कंडीशन में आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। अगर एबंडेंस नहीं दिया है कि सर कितना मिलता है, एबंडेंस मतलब नेचर में कितना मिलता है, तो भाई साहब आप किसी एक को पकड़ लो, एक को एक ले लो x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि सर दोनों का परसेंटेज मिला कितना आना है सर 100 ही आना है। अगर आप एक को x लोगे दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, पक्का कर लोगे सर। एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सर, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा क्या सर, मैटर पढ़ा, मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी, मैटर के साथ साथ क्लासिफिकेशन में एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, होमो एटॉमिक पढ़ा, हेटेरो एटॉमिक पढ़ा। अरे सर ये क्या चल रहा है, एटॉमिसिटी पढ़ लिया, मॉलिक्यूल से एटम में गए, एटम के घर में गए, इलेक्ट्रॉन देखा, प्रोटॉन देखा, न्यूट्रॉन्स देखा, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को काउंट करना सीखा, प्रोटॉन को काउंट किया एटॉमिक नंबर में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को काउंट किया मास नंबर में, सर टर्म्स एटम्स का रिप्रेजेंटेशन सीखा, इलेक्ट्रॉन काउंट करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन इन केस ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन इन केस ऑफ एनायन, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन इन केस ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन क्या हो जाएगा अपने पास इन द केस ऑफ कैटायन। थोड़ा सा जम्बलिंग हो गया, ठीक है ये चीजें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन आज से हम एक चीज और जान गए कि सर उसी चीज को डिफाइन करना है तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मैं बोल सकता हूं आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स में क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पक्का। और आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट में ही हमने क्या पढ़ा कि सर इन केस ऑफ आइसोटोप्स लड़ाई होनी शुरू होगी, और उस केस में क्या बोलता हूं कि भैया इन केस ऑफ आइसोटोप्स आपको क्या बोलना होता है कि सर आइसोटोप्स के केस में सर एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि एक बंदा बोलेगा मेरा इतना मास है, एक बंदा बोलेगा मेरा इतना मास है, तो इन दोनों को मिला के क्या करेंगे हम लोग एवरेज कर देंगे। और एवरेज एटॉमिक मास सर वो मैथ्स है तो वो लगाएंगे तो फ्रैक्शन में आ सकता है, उसके लिए फिर टेंशन नहीं। इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, प्रोटॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, उनका एवरेज करोगे तो हो जाएगा, वो ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे घर में आज 10 लोग हैं, कल 15 लोग होंगे, एवरेज करोगे तो कितना हो जाएगा 12.5। इसका मतलब ये थोड़ा ना तो कोई आधा होगा, नहीं, आज 10 हैं कल 15 होंगे, तो दोनों को मिलाओगे एवरेज करोगे तो फ्रैक्शन में आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सर ये चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहे एटॉमिक नंबर मास नंबर कभी भी किसी का सर फ्रैक्शन नहीं होता, ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब आते हैं आइसो वर्ड, जब नाम चल ही गया है तो आइसो वर्ड को थोड़ा और देखते हैं। आइसो में देखोगे तो एक दो चीजें और हैं, जैसे मैं बोलता हूं आइसोटोन्स बोल देता हूं, तो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है कि यहां पे क्या सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा। आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देता हूं तो सर यहां पे क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, इन तीनों को ध्यान रखना। आइसो का मतलब सेम होता है या इक्वल होता है, तो आप क्या करो, आइसोटोन्स एन लगाया, ये ध्यान रखना, एन मतलब न्यूट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। सर आइसोटोप्स थे, आइसोटोप्स को हम लोग क्या बोला था, आइसोटोप्स में क्या बोलते हैं कि सर ये क्या है, इनके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा। फिर किसने बोला, अरे सर जब बात चल ही गई है इतनी, जब इतनी बात आ ही गई है तो सर अब ये बताओ आइसोटोप्स हो गया, हमने एक चीज पढ़ी थी आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या था सर, सेम अपने पास सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सर कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर,
सर मास नंबर को हम बोल सकते हैं ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर आइसो बार्स को मैं चाहूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर अपने अपने तरीके से डिफाइन करता जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब और भी आइसो वर्ड्स आते हैं, आइसो डायफर्स, आइसोस्टर्स, वो सारी चीजें आती हैं। चाहो तो मैं लिखवा देता हूं, लेकिन हाँ इस चैप्टर में उतना ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, आइसो डायफर्स मतलब सर सेम डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंस सेम रहे तो उसको क्या बोल देंगे अपने पास, आइसोडायफर्स। लास्ट वन सर आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं कि सर इनके पास एटम भी सेम हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं प्लस डिफरेंट नंबर ऑफ, सॉरी सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो और प्लस एटम भी सेम हो। मैं आपको आज 6 आइसो वर्ड्स बता रहा हूं। काम का आज मैंने जो डिस्कस किया है वो आइसोटोप्स है। पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन्स, ये तो होगा 3। उसके बाद आइसोबार्स मतलब ऊपर, बार मतलब कहां होता है ऊपर वाला, तो ऊपर कई भी नंबर होता है उसके ऊपर बार कब लगाते हो, जो ऊपर वाली चीज इक्वल करनी होती है, तो सेम मास नंबर। सर आइसोडायफर्स मतलब डिफरेंस किसके बीच का बराबर रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। आइसोस्टर्स मतलब क्या हो जाता है, सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ अपने पास क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स। पक्का? अरे कोई भी पूछेगा ना तो ध्यान रखना है, ऐसे डरना नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 6 और 12 और कार्बन 6 और 14, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, इनके केस में क्या होगा, ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता हूं नाइट्रोजन 7 एंड 14, कार्बन 6 एंड 14, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ऊपर का क्या सेम है, मास नंबर सेम है। किसने बोला नहीं सर एक काम कर देते, एक काम कर लेते, आइसो इलेक्ट्रॉनिक काउंट कर लेते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक काउंट कर ले भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक काउंट कर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक काउंट कर, देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स। सर इसका प्रोटॉन कितना है 11, सर इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11 - 1 कितना 10, सर इसका प्रोटॉन कितना हो गया 10, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 10। इन दोनों के क्या इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बस चीजें पूछता जाए उसके हिसाब से बताते रहो। कोई बोले कि नहीं सर एक काम कीजिए CO2 है, CO2 है, और ऐसा कोई बोल दे कि सर CO2 है और आपको मैं दे दूं N2O। एक बात बताओ, CO2 और N2O ये दोनों दे देता हूं मैं आपको। एक बात बताना सर इनके एटम्स बताओ, इनके एटॉमिसिटी कितने हैं, एटम्स इसके अंदर कितने हैं, सर इसके एटम 3 हैं, इसके भी एटम 3 हैं। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8 + 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 22। सर N2O में कितना हो जाएगा 7 + 7 प्लस कितना हो गया 8, अगेन कितना आ गया 20। सर ये दोनों के दोनों ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, आइसोस्टर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सर एटम भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, सेम है। बाकी ये सब चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, वहां पे भी डिस्कशन होगा। अभी बस इतना जान जाते हैं कि यार आइसो मतलब कुछ ना कुछ इक्वल होना, और बहुत सारी चीजें यहां पे 6 चीजें हमने इक्वल करी हैं, मास नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो इक्वल होगा उसके हिसाब से नाम रखते जाओ, उसके हिसाब से नाम रखते जाओ। आइसो वर्ड हम आज गेम खेल चुके हैं, पक्का। अच्छा मुझे किसने बोला सर ये हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन काउंटिंग हो गई। सर इवन कि मॉलिक्यूल्स के अंदर देख भाई, मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें काउंट कर सकता है। जैसे मुझसे कोई बोले कि सर H2SO4 है, H2SO4 एक मॉलिक्यूल को आज हम तोड़ देते हैं। अब इसके बारे में मैं क्या क्या कमेंट कर सकता हूं, मुझे खुद से बताओ, ये एटम है या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक या हेट्रो एटॉमिक, सर ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। देखना मैं इसके बारे में क्या क्या बात कर सकता हूं। सर ये आप अगर लास्ट, इस क्लास के लास्ट में अगर आप ये लिख पाओ ना, समझ जाना आज की क्लास कंक्लूड हो रही है। अब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अच्छा एटॉमिसिटी 7 हो गई। सर एक बात बताओगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। सर 1 एटम ऑफ सल्फर है, 1 एटम ऑफ सल्फर है, और 4 एटम ऑफ क्या है अपने पास, ऑक्सीजन है। इसने बोला सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में। भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना शुरू कर दो। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 × 2, कितने हाइड्रोजन है 2। सर सल्फर में एटॉमिक नंबर कितना है 16,
सर कोई बोले ऐसे कैसे काउंट कर रहे हो? भाई नॉर्मल केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, क्यों? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है ना अभी इसके ऊपर, तो सर इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन। सर ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 8 × 4, कैलकुलेट करो, 2 + 16 + 32 कितना हो जाएगा सर, 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। प्रोटॉन काउंट करके देख लो भाई साहब, प्रोटॉन्स भी काउंट करोगे, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 1 2 हाइड्रोजन, और सल्फर के पास सर प्रोटॉन भी कितने, 16, ऑक्सीजन के पास 8 4 8 अपने पास, ये भी कितना हो जाएगा, 50। न्यूट्रॉन्स काउंट करके देखना भाई साहब, न्यूट्रॉन्स काउंट करके देखो, सर हाइड्रोजन के पास 0 होते हैं न्यूट्रॉन्स, सर ऑक्सीजन सल्फर के पास 16, 8 × 4, सर कितने हो जाएंगे, 48। हाइड्रोजन नॉर्मली क्या लेते हैं, कौन सा हाइड्रोजन लेते हैं भाई साहब, हम लोग ये वाला हाइड्रोजन लेते हैं, और इसके केस में न्यूट्रॉन कितना होता है, 0। पक्का? तो सर ये सब कुछ आप अगर लिख सकते हो ना, समझ जाओ आपका अगला कॉन्सेप्ट भी इतना ही क्लियर होने वाला है। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने एक तो शुरुआत में हमने बातें करी हैं, उस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ ध्यान रखना है सर। कोई बोले सर आपको ये एक बात बताओ, ये ऐसे क्यों काउंट कर रहे हो सर, आप में से ऐसा क्यों काउंट कर रहे हो सर, मॉलिक्यूल का सीधा निकाल नहीं सकते थे कुछ? नहीं भाई, मॉलिक्यूल बनता कैसे, एक सिंपल सी बात बताओ ना, कैसे बनेगा ये मॉलिक्यूल, कैसे बना होगा, इसके 2 एटम, इसका 1 एटम, इसके 4 एटम, तो ऑब्वियस है ना भाई, एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, तो ऑब्वियस सब कुछ जोड़ा है, तो ऑब्वियस सब कुछ जोड़ेंगे। इवन किसने बोले मास कैलकुलेट करो, तो मास कैसे कैलकुलेट करूंगा सर, इसका मास कैलकुलेट करोगे 2 × 1, और सल्फर का मास कितना है, 32, ऑक्सीजन का मास कितना है, 60, मास कितना आ जाएगा, 98। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये मास कितना हो जाएगा, 98। बस करते रहो। सर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, तो मॉलिक्यूल को अलग से नहीं पढ़ना है, जो एटम है वही मॉलिक्यूल में कंबाइन हो रहा है ना। अगर CO2 बना रहे हो, एक बात बताओ, तुम CO2 अगर बना रहे हो तो CO2 बना कैसे होगा सर, 1 एटम कार्बन का, 2 एटम किसका, ऑक्सीजन का, तो सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करूंगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। सर मास कैसे काउंट करूंगा, कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। पक्का? सर आज सारे बेसिक्स हमने कर लिए, हम सारे बेसिक्स कर चुके। इवन सर देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, आपकी मर्जी है, 6 + 8 × 2 कितना हो जाएगा सर, 22। प्रोटॉन काउंट करना है, अगेन 6 + 8 × 2 सर कितना हो जाएगा, 22। सर न्यूट्रॉन्स काउंट करने जाओगे, सबके पास आज अब इस वाले केस में सबके नंबर इक्वल है। CO2 मॉलिक्यूल है या एटम, मॉलिक्यूल है, हेटेरोटॉमिक या होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक। ये सारी कहानी आप जान चुके हो। आज की क्लास में आप बहुत सारी चीजें बेसिक्स के कर चुके हो। अगली क्लास से मोल्स शुरू हो जाएंगे, तो आई होप सब लोग ये सब कुछ आप पढ़ के आओगे, सब कुछ आप रिवाइज करके आओगे, और आज कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो मुझे कि सर आज का एक तो आप 3D फॉर्मूला फॉलो करने वाले हो, दूसरा सर मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे नहीं हो रहे, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, सर कहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, इस बेसिक्स को करना है, इतने ही स्पीड से चलना है, ऐसे ही चलना है, या चीज़ों को थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब कुछ सजेशंस आप दे सकते हो, सब कुछ आप बता सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। टेंशन ना लो, पढ़ाई करने की सोचो, और अच्छे से खुद पे यकीन रखते हुए हम सब लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज, और पूरी उम्मीद है कि आज आपने एंजॉय किया होगा। जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आए वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और फिर ऐसे ही हम लोग इस जर्नी को एंजॉय करते हुए चलते रहेंगे। तो सबको ऑल द बेस्ट, पढ़ाई शुरू कीजिए, अच्छी कॉपी, अच्छे नोटबुक, अच्छे इन्वायरमेंट को मेंटेन कीजिए, ट्राई कीजिए कि सर ये हमारा रेगुलर अपडेट, रेगुलर हमारा मिलना जुलना ऑनलाइन तरीके से चलता रहे। कुछ भी दिक्कत आए आप आराम से हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो।